आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। All right, everyone, आप सभी को रामो का नमस्कार। How are you? कैसे हो तुम लोग? अच्छा, देख रहे हो सब लोग? हम भी वही देख रहे हैं। हाँ जी, तो ये ऐतिहासिक पल हम लोग साथ में विटनेस कर रहे हैं। शुरू किया जाए? चलो वेट ही कर लो यार, देख ही लो। 56 मीटर बचा, 55 मीटर, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया, पहुंचने वाले हैं। 41 मीटर, यस। 30 मीटर, 23 मीटर, 20 मीटर, बस पहुंच गए। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो आवाज आ रही है ना मेरी? आखिरी मिनट बचा हुआ। चलो टीम, ऑडियो नहीं सुन रहा। पहुंच गए क्या? हाँ भैया, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, बहुत सही। ओके, सो वी हैव फाइनली लैंडेड। इट्स चलो भाई, बहुत खुशी की बात है। और ये कुछ छोटी बात तो नहीं है ना? सोचने से ही भय भय खा जाता है मन कि इतना दूर, इतनी लंबी यात्रा, और उसके बाद वहां लैंडिंग करना बिल्कुल सही से। हाँ जी, हो गया फाइनली। सो वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड, राइट? ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई। ये बहुत कड़ी मेहनत है हमारे वैज्ञानिकों की, और कि वो छोटी सी बात नहीं है। कितना समय लगाते होंगे इन सब चीजों को करने के लिए। यहाँ एक वो निशाना ऐसे मारो तो लगता नहीं खुद से। हाँ जी, मारो कभी ऐसे निशाना मारो, खुद से लगता ही नहीं कभी। और वहाँ चंद्रमा पे जो है लैंडर जो है चला गया। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बधाई। उनकी वजह से हमें भी बहुत गर्व होता है कि हम बाहर जाके डींगे मार सकते हैं। कि देखिए, भारत चंद्रमा पे लैंड कर गया, देख लो। चलो फिर ऐसा करते हैं, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन ऑल्सो रीच्ड इट्स साउथ पोल, यस यस ऑब्वियसली। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व का पल है, और आशा करते हैं कि हमारा देश जैसे विश्वगुरु बनना है तो बने, शीघ्र ही बने। सारी इसमें अगर स्पेस को देखोगे, स्पेस मिशंस जो होते हैं ना, मोस्टली ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये आपकी, कहते हैं ना कि जो एक पावर है आपकी, वो दर्शाते हैं कि आप स्पेस मिशंस में कहाँ कहाँ हो। तो आई थिंक भारत बहुत अच्छा कर रहा है। इसरो ने इतना कमाल का काम किया जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है? और तैयार रहो, चंद्रयान 3 से रिलेटेड करंट के सवाल भी आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। हाँ जी, ठीक है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास करते हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे बालक, अब ये बता दो। अब सब लोग फोकस पे आ जाओ, फिर क्लास के बाद फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी पढ़ लिया जाए, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। 71 क्वेश्चंस, 71 होगा, 71 करना है, ठीक है? तो 71 पे पहुंचते हैं और 71 को करते हैं, ठीक है? अर्जुना मोड ऑन कर लीजिए सभी लोग, और लेट अस 71 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 71 अच्छा, ठीक। कमीशन वाले में मैंने आपको ये सवाल दिया था घर पे सोचने के लिए, ठीक है? सो बहुत ध्यान से देखिए कि एक कंपनी है, वो 5.25% का कमीशन देती है सेल्समैन को अगर वो 20,000 तक बिक्री करे, और एंड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल अबव 20,000, एंड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल अबव 20,000। तो यहाँ पर देखना समझना हमें क्या है कि जो कमीशन मिल रहा है, एक तरह से यहाँ बोनस नहीं है, कमीशन की बात की गई है, और हमें समझना है कि जो ये कमीशन है वो किस तरीके से मिल रहा है, उसको समझते हैं पहले। ओके, तो लेट अस क्विकली सी कि यहाँ तक टिल 20,000 जो कमीशन का वैल्यू है वो 5% का है, एंड पोस्ट 20,000, सॉरी, ये वैल्यू 5.25% है, 5.25% है, एंड पोस्ट 20,000 सेम वैल्यू कितनी है? 5% की, ठीक है? क्लियर? 5% की। इट्स नॉट 10.25%। बोनस इज अ डिफरेंट थिंग। बोनस केस डिफरेंट होता है, ये अलग चीज है। यहाँ कमीशन इसके बाद सिर्फ 5% का ही है, कोई बोनस नहीं है कि पहले कमीशन था फिर बोनस आ गया, नहीं। यहाँ पहले इतने का कमीशन था, अब इतने का ही कमीशन है। अब सेल्समैन ने 37,950 रुपीज डिपॉजिट किया। सेल्समैन बताओ क्या डिपॉजिट करेगा? सेल्समैन जो भी टोटल सेल्स होगी उसमें अपना कमीशन काट लेगा, यस और नो? टोटल सेल्स जो भी होगी उसमें अपना कमीशन काटेगा और डिपॉजिट कर देगा, जो भी टोटल सेल होगी, ठीक है? अब देखो इसका कमीशन कितना बनेगा, जरा उसको समझ लेते हैं। यहां पर तो मैं टोटल लिखता हूं ऐसे टी माइनस इसका कमीशन, देखो कितना बनेगा। आप कहोगे कि एक काम कर लो कि इसका कमीशन जितना भी बन रहा हो, यहां पर हम 5% लिखा हुआ है, ओके?
तो दो तरीके हैं यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा समझने के, कि आप यहाँ का जो 0.25% है वो अलग से कैलकुलेट कर लो। टू राइट द कमीशन हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू बनेगी 5% ऑफ टोटल प्लस 0.25% ऑफ 20,000। मैंने इसका जो 0.25% था ना वो अलग निकाल दिया, ऐसे अलग कर दिया, ताकि मैं इस वैल्यू का 0.25% अलग से लिख दूं। मैंने इसको अलग से लिख दिया, और फिर 5% इतनी वैल्यू का और 5% बाकी वैल्यू का मिला के मैंने लिख दिया 5% ऑफ टोटल। तो ये टोटल कमीशन हो गया। अब जो टोटल कमीशन है उसमें से 5% तुम घटाओगे तो क्या बचेगा? 95% ऑफ टोटल सेल्स। ये घटाएंगे 95% बचेगा। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है जो जमा किया उसने? वो है 37,950 की। साथ ही साथ एक चीज देखना, यहां पर ये जो 0.25% है 1/4% है, 2 जीरो कटेगा, 1% की वैल्यू 200 है, 1/4% की वैल्यू 50 है, तो यहां पर -50 आएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई आपकी 95% ऑफ टोटल, तो वो वैल्यू आपकी आएगी 38,000 रुपीज आ गई। अब मैं टी की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो मैं पहले करूंगा कि 1% की वैल्यू क्या होगी, 95 से मैं जाके इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा। 95 का 2 गुना 190 और उसका 2 गुना 380, तो 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, और हमने क्या किया, 2 जीरो निकाल दिया ऐसे। अब टी की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी बनेगी, 400, और इसके आगे 2 जीरो और लग जाएगा, तो टोटल सेल जो आपकी हुई वो इसके बराबर हुई। ठीक है, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? होप यू अंडरस्टैंड दिस। टी इज इक्वल टू 40,000 इज द फाइनल वैल्यू। तो देखो, इसको लिखने का जो विजुअल प्रोसेस है वो कितना मजेदार है, कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो उसने पैसा जमा किया है, ये क्या है, टोटल माइनस कमीशन। हमने टोटल लिखा, फिर कमीशन को इस तरीके से लिख दिया 5% ऑफ टोटल। अगर मैं इसको ब्रेक करूं 5 प्लस 0.25, तो 0.25 20,000 का अलग हो गया जो कि 50 के बराबर है, और 5% टोटल का हो गया, तो 5% टोटल प्लस 0.25% 20,000 का, जो कि अगर आपने टी में से इसको माइनस किया तो 95% टोटल का बन गया, और माइनस इसको लिखा तो ये 50 के बराबर बन गया, फिर 95% ऑफ टोटल 38,000 के बराबर हो गया, और फिर आप आसानी से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, टोटल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। ठीक, 5 प्लस 5 क्यों नहीं किया? नहीं, क्यों करेंगे आप बताओ, क्यों करेंगे हम 5 प्लस 5 है? मैम ये कल मैंने आपको समझाया था, एक बार घर पे जाके इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे पास दूसरा लंबा तरीका है फिर, कि मैं कमीशन का पूरा एक्स मान के लिखूं। ठीक है, वो लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए। यहां सब कुछ समझा दिया है मैंने कि मैंने क्या किया है। 5% अलग कर दिया तो 5% ये और 5% ये मिला के हो गया 5% टोटल का, प्लस जो 0.25% बचा रह गया, 0.25% 20,000 का मैंने यहां अलग से लिखा है। ठीक है, तो होप यू विल फाइंड सम टाइम एट होम एंड डिवोट टू दिस, ताकि आपको ये केस अच्छे से समझ में आए। 20,000 का 5.25% और 5% निकाल के ऐड करेंगे टोटल। आपको अगर ट्रेडिशनली सॉल्व करना है इस सवाल को तो मैं तरीका बता दे रहा हूं। आप कहोगे टोटल वैल्यू मान लेते हैं टी है, इसमें कमीशन हटा देंगे, कितना होगा 5.25% ऑफ 20,000, ठीक है, प्लस 5% ऑफ एक्स। एक्स मतलब इसके ऊपर कितनी की सेल हुई है, और ये वैल्यू आप करके किसके बराबर करोगे, इस वैल्यू को आप बराबर करोगे जो क्वेश्चन में डेटा दिया है 37,950, इसके बराबर कर दो। राइट, कर सकते हो यहां से कि जो हमारी टोटल सेल है, और टोटल सेल यहां पर क्या होगी फिर आपकी, ये 20,000 प्लस एक्स के बराबर होगी, तो 20,000 प्लस एक्स लिख लो, यहां एक्स निकाल लो और 20,000 में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है, अगर आप समझना चाहेंगे, विजुलाइज करना चाहेंगे तो समझ में आएगा, बाकी क्लास के अंत में दोबारा पूछ लेना। जो लोग क्लास में थोड़ा एब्सेंट थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, दैट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, आप क्लास के अंत में दोबारा पूछेंगे तो भले ही बता दूं, बट उतने देर तक तुम रुकोगे नहीं, मुझे पता है, इतना धैर्य कहाँ। हाँ, नहीं तो 75 काम होंगे भी तुम्हारे पास। एक कंपनी ने 8.4% कमीशन अलाउ किया टोटल सेल्स पे सेल्समैन को, और बोनस दिया 1.6% का 20,000 के ऊपर की सेल का। अगर सेल्समैन ने इतना पैसा डिपॉजिट किया कंपनी में, आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम टोटल सेल्स, फाइंड टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन। फिर से सवाल को देख लेना, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो आपको अगर तब समझ में नहीं आया शायद अब समझ में आ जाए। तो मैंने कहा ये हमारी टोटल सेल है जो हुई है, इसको समझते हैं। तो ये कह रहा है कि जो 20,000 तक की सेल है हमारी, यहां तक तो हमें सिर्फ 8.4% का कमीशन मिलता है, और इसके ऊपर की सेल पे हमें 10% का कमीशन मिलता है, क्योंकि 1.6% और बोनस जुड़ता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कमीशन जो होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो पैसा इसने जमा किया है, ये क्या पैसा है, ये इसने जमा किया है कंपनी में, इतना अगर जमा किया तो ये क्या है, ये टोटल माइनस इसका खुद का कमीशन है, ये माइनस करके इसने अपना कट माइनस कर लिया होगा और जमा कर दिया होगा। तो कमीशन यहां कैसे लिखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा इस केस में मुझे पूरा 10 बनाना है, क्योंकि यहां 10 है, यहां 10 बनाना है। तो आप कहोगे 10 बनाने के लिए मैं यहां 1.6% 20,000 का अगर जोड़ दूं तो क्या ये वैल्यू 10 बन जाएगी? यस। अब आपको पता है कि आपने इस कमीशन में इतना एक्स्ट्रा जोड़ा, ये वैल्यू पता है किसके बराबर है? ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये वैल्यू 320 के बराबर है। आपने 320 एक्स्ट्रा दिया इसको, तो क्या ओवरऑल वैल्यू में से 320 घटा भी दें?
क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी? यस। तो अब मैं कमीशन जब यहां लिखूंगा तो ध्यान रखना ऐसे लिखूंगा कि कमीशन हो गया 10% ऑफ टोटल सेल्स, लेकिन हमें पता है कि हमने 320 इसको दिया है ये बनाने के लिए, तो इसमें वो 320 घटाने से बैलेंसिंग हो गई। तो कमीशन एक्चुअली में क्या है? 10% ऑफ टोटल माइनस 320। हाँ ठीक है, तो 1.6 मैंने क्या बोला, 8.4 1.6 मिला के यहां 10 हो गया ना? नहीं मैम, बोनस एक अलग चीज है। क्लास 1 में समझाया था आपको, यानी जो इसके पहले क्लास हुई थी, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 क्वेश्चन नंबर। बोनस 1.6 का आने का मतलब है जो 8.4 था वो मिलकर अब 10 हो चुका है। अब ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई? ये वैल्यू आपकी हो गई 90% ऑफ टोटल प्लस 320, एंड दिस इज इक्वल टू 63,320। यहां से 90% हम निकालेंगे टोटल का, इसमें से 320 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 63,000। यहां से टी की वैल्यू हो गई 70,000। ओके, बोनस और कमीशन में कंफ्यूज क्या? कंफ्यूजन है ही नहीं है, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। देखो, जब उसको ये जताना है कि कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा जो मिल रहा है रेगुलर से, तो वो बोनस शब्द यूज कर रहा है। कह रहा है 8.4% तो कमीशन मिल ही रहा था। बोनस का मतलब होता है ओवर एंड अबव व्हाट यू आर ऑलरेडी गेटिंग। ओवर एंड अबव सैलरी मिलती है, बोनस कब मिलता है? दिवाली में बोनस मिला। बोनस का मतलब है जो सैलरी मिल रही थी वो तो मिला ही, जो इंसेंटिव मिल रहा था वो तो मिला ही, कुछ एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा वेगेंट अलग चीज होती है, एक्स्ट्रा वेगेंट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्स्ट्रा मिला कुछ तो वो बोनस होता है, एडिशनल। कमीशन इज नॉट, देखो कमीशन इज नॉट सैलरी। पहले मेरी बात समझो आप, ये जो टर्म्स होते हैं सेल्स में बहुत डिफरेंट होते हैं। हर सेल्समैन सैलरी पे नहीं होता है। कमीशन का मतलब है जितना बेचोगे, 100 रुपए बेचोगे तो 8.4 रुपीज तुम्हारा, ये कमीशन है, सैलरी नहीं है। तो कह रहा है कि तुम 20,000 तक की सेल करोगे तो तुम्हें 8.4% मिलेगा उसका, और उसके ऊपर की सेल पे तुम्हें 1.6% का बोनस भी मिलेगा, यानी टोटल तुम्हें 10% मिलेगा, ये मतलब है। लेकिन पिछले सवाल में जब दोनों जगह कमीशन नाम के शब्द यूज किए गए थे, तो वो कह रहा था भाई 20,000 तक 5.25% मिलेगा और 20 के ऊपर तुम्हें 5% मिलेगा, बस। वहां बोनस का कोई चक्कर ही नहीं था। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। जैसे ये सवाल था, इसमें था कि पहले 10% मिलेगा कमीशन, फिर आपको बोनस मिलेगा 4%, यानी 14% मिलेगा। तो बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो सवाल आ गया, टी के वैल्यू यहां से कैलकुलेट किया हमने, 70,000 आ गई। आंसर हो गया हमारा 70,000। ओके, 70,000। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। एक कंपनी अलाउ करती है 5.3% कमीशन टोटल सेल्स पर। कई सवाल हैं, क्लियर हो जाएगा अंत तक, बस बने रहो, एक सवाल पे अटके मत रहो। 5.3% कमीशन ऑन टोटल सेल्स टू द सेल्समैन, बट इफ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ, अब यहां सेल्समैन की एक अपनी फिक्स सैलरी भी है, समझते हैं इसको, and commission of 4.75% on the sales of more than 40,000, then salesman receives rupees 770 more on second condition, find total sales. So there are two kind of conditions. पहले हम देखते हैं कंडीशन 1 क्या है। तो कंडीशन 1 बहुत सिंपल है कि जो हमारा सेल्समैन है इसको टोटल सेल पे 5.3% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि 5.3% उसको मिलेगा ऑफ टोटल सेल्स, जो भी करेगा टी। जो कंडीशन 2 है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है उसको एक फिक्स सैलरी 3,000 की है, तो 3,000 की जो फिक्स सैलरी है, इसकी वजह क्या हो रहा है, इसको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है टिल 40,000 की सेल पर। जो 40,000 के ऊपर की सेल है उस पे 4.75% का उसको कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.75% एवब 40,000 के ऊपर उसको इस तरह का कमीशन मिलेगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी कंडीशन में उसको 770 रुपए ज्यादा मिल रहा है, दूसरी कंडीशन में उसको 770 ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमें बताना है टोटल सेल क्या। अभी बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन हो गया, बट घबराना नहीं है, परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। वी कैन इजिली इवन डू दिस क्वेश्चन इफ, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो गए तो हम इसको कर पाएंगे। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये जो 4.75% है, मैं यहां से भी 4.75% अगर निकालना चाहूं तो ये 4.75% 3,000 का क्या होगा? तो कैसे लिखोगे आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 4.75 इंटू, बनेगी इंटू 30, ऐसा बनेगा। इफ आई जस्ट गो एंड मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज टू सी कि मैं क्या मिलेगा मुझे, तो 4 3 12, 1425 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ऐसा बनेगा 142.5। सही है सनो? क्या ये वैल्यू आएगी 142.5? यस। तो अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसमें से आप 142.5 माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा आपको? 2,953.5 मिलेगा, प्लस कहीं नहीं से 4.75% ऑफ टोटल, यस। और यहां पर वैल्यू क्या है आपकी? 5.3% ऑफ टोटल। क्वेश्चन पता है आपको क्या कह रहा है कि यहां पर जो वैल्यू है वो 770 ज्यादा है, यहां पर जो वैल्यू है वो 770 ज्यादा है, ठीक है। तो जरा एक बात बता दो मेरे को, मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखूं कि 5.3%
ऑफ टी इज इक्वल टू, ये इससे 770, ये वाली वैल्यू 770 ज्यादा है ना, तो ये वाली वैल्यू अगर 770 ज्यादा है तो मैं यहाँ 770 ऐड कर देता हूँ। यस, ये वैल्यू कितना होगी 2953.5 प्लस 4.75% ऑफ टोटल 2853 होगा। क्यों बेटा, क्यों 100, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही करो यार, 100 था ना, हाँ 28 होना चाहिए। नहीं नहीं डांटो मत, सिद्धार्थ डांट रहा है, डांटो मत, कह दो कि इतना ही हुआ, 2853 हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू घटाएंगे, इधर लेफ्ट में लाएंगे तो ये बनेगा 0.55% ऑफ टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे हम 770 घटाएंगे तो 2853.5 माइनस 770 करेंगे, बताओ किसके बराबर आएगा, 0.5 तो आएगा ही, यहाँ 3 भी आएगा, यहाँ 15 में से 7 गया 8 आएगा, ठीक है। ओके, और भी गड़बड़ है क्या कुछ? हाँ यार बहुत गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ लिखा था मैंने। अच्छा जो 7 यहाँ लिखना था वो उधर लिख दिए थे, अरे यार मिक्स होगा, क्या मिक्स हो गया, कौन है दीपक, सब मिक्स करने के लिए बैठे रहते हो क्या, मिक्स क्या हो गया इसमें, 2857.5 हो गया, 7 यहाँ 7 आएगा, सही कर लेते हैं कैलकुलेशन, नाउ कैलकुलेशन ही बचा है और कुछ नहीं है, तो 0.5 हो गया आपका, यहाँ 7 हो गया, 15 में से 7 गया 8, फिर 7 में से 7 जाएगा 0, और क्या बचेगा आपका 2, यही है ना वैल्यू, अब 0.55% इसके बराबर है, ठीक है। देख लेना एक बार, कुछ गड़बड़ बता देना। कांट अंडरस्टैंड, बहुत टफ, क्या टफ है इसमें, इक्वेशन सॉल्व करना क्यों टफ लग रहा है आपको, ना फिर अभी हटा दूंगा सारा कुछ, फिर मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा फिर ट्रेडिशनल तरीके से, ओके हटा दें सब, क्योंकि अब तो सॉल्व करने के मोड में पहुंच गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, अब तो सॉल्व होगा। हाँ जी, 0.5 7 0, 15 में से 7 गया 8, फिर 7 में से 7 गया 0, 2 0 8 सब कुछ सही है। अब टी की वैल्यू निकालते हैं, तो टी की वैल्यू अब जो आएगी वो आएगी 2087.5 बटे 0.55 इंटू 100% अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं टोटल सेल्स कितनी, अब इस कैलकुलेशन से आपका सब कुछ काम होने वाला है। पहले आप 5 से काट लो, तो 0.55 है, 2 0 और लगा दो, 0 हटा देते हैं, ठीक है, 1 0 ये भी हटा दो, 1 0 काट दो, कुल मिला के कहानी है। 5 से काटते हैं, 5 ग्राम 55, 5 चौके 20, 5 ग्राम 5, 5 सत्ते 35, और 2 बचा 55 25 हो गया, और कैंसलेशन हो रहा है क्या कुछ, 11 11 11 11 11 55 तो बेटा उससे आया, ये घटाने से ना, ये दोनों 0.55 आया, इन दोनों को आपस में घटाया ना मैंने, टोटल का था 11 33 8 11 11 7 77 10, कुछ कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी हो गई है ना, कुछ तो मिस्टेक हो गया शायद, दिस वाज 770 मोर, कट नहीं रहा, या तो फिर डेटा में गड़बड़ी है या मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, चेक करो जरा कि मैंने कुछ गड़बड़ी करी है क्या अभी, चलो इसी बहाने समझा भी देता हूँ, ठीक है, इसी बहाने समझा भी देते हैं, यहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ पकड़ लेंगे, तो सभी लोग ध्यान से दोबारा देख लो क्योंकि इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा कंडीशन 1 में टोटल सेल पर सिर्फ 5.3% का कमीशन मिल रहा है, ठीक, ध्यान से देखिए कितने का कमीशन मिल रहा है, 5.3% का कमीशन मिल रहा है, पहली बात। दूसरे के केस में कह रहा है कि 3,000 रुपए उसकी सैलरी है, लेकिन 3,000 की सैलरी जब उसको दे रहे हैं तो 40,000 तक उसका एक भी कमीशन नहीं है, 40,000 के ऊपर 4.75% का कमीशन है। मैंने इसी वैल्यू को, क्योंकि मुझे 4.75% एबव 40,000 के बजाय टोटल लिखना है ताकि इक्वेशन आसानी से बने, मैंने इस वैल्यू का 4.75% कैलकुलेट किया, जो कि मेरा वैल्यू निकल के आया 142.5। यहां से अगर मैं 142.5 घटा दूं तो मुझे वैल्यू ये मिल रही है 2857 मिलेगा, सॉरी 2857.5 मिलेगा, हाँ राइट, इज इट ट्रू और नॉट, यस, ध्यान से देखिएगा बहुत इत्मीनान से कि 2857.5 ये वैल्यू आपकी मिली, क्योंकि इसमें अगर आप 142.5 जोड़ेंगे तो जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां आप पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसलिए, कुछ लोग कह रहे हैं क्यों घटाया, अरे नहीं घटाओगे तो फिर ये अबव 40,000 में टोटल सेल को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ T-40,000, अगर नहीं घटाना चाहते तो 40,000 के ऊपर ही कमीशन है, T-40,000 लिखो, या तो मैं उसी को खत्म करने के लिए यहां से भी 4.75% निकाल ले रहा हूं। इसको निकालने से फायदा क्या हो गया कि अबव 40,000 हमें दिया ही हुआ है 4.75%, बिलो 40,000 भी हमें 4.75% 3,000 की वैल्यू का हमने निकाल लिया। बट यहां पर एक गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी फंडामेंटल ये हुई है कि ये 3,000 का नहीं निकालना है आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी 40,000 का, क्योंकि 40,000 के नीचे हमें 40,000 का 4.75% निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 40,000 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्यों समझ नहीं आ रहा है, सवाल स्किप कर दें, छोड़ो, करेंगे नहीं सवाल,
क्यों इतना दर्द देना तुम्हारे दिमाग को? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारे। तो कैसे समझाएं? ये मत बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी ये कहोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को लगेगा फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। कुछ कैसे नहीं समझ में आया? तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि यहां कंडीशन 1 में 5.3% हो रहा है टोटल का, 5.3% टोटल का हो रहा है कंडीशन 1 में, ये समझ में नहीं आया? और अगर यही समझ में आया था तुम ये क्यों बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है? फर्जी बातें कर रहे हो। कंडीशन 2 पे आओ। कंडीशन 2 को समझो बहुत ध्यान से। 40,000 तक नो कमीशन, 3,000 रुपया मिल रहा है सैलरी बस। 40,000 के ऊपर 4.75% कमीशन। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान और इत्मीनान से, सबकी अलग तरीके समझाऊं, ठीक है? पहले केस में भी डंडी बना लो, बट पहले केस में क्या है, इस डंडी में पूरा कमीशन यही है, 5.3% ही है, मतलब देयर इज नथिंग एल्स। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। थोड़ा अलग तरीके समझा देता हूं इसको। ये 40,000 मार्क है यहां पर देखो 40,000 के बाद क्या है, वही 5.3% ऑफ जो भी रिमेनिंग वैल्यू है 40,000 के ऊपर। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि यहां तो 5.3% टोटल का है, बट यहां 4.75% टोटल का नहीं है। तो मैं अगर ये वैल्यू 4.75 के टर्म्स में कैलकुलेट करूं, इन टर्म्स ऑफ कि अगर यहां भी मान लिया 4.7 मिला होता 40,000 का भी, तो 2 जीरो कटते, ये वैल्यू आती 4.75 इंटू 400, ऐसा आ जाता 475 का 4 गुना, क्योंकि 2 जीरो दशमलव खा लेगा। 475 का डबल कितना हुआ आपका? 950। 950 का डबल कितना हुआ? 1900। तो ये वैल्यू 1900 आ गई। अब इसमें से अगर मैं 1900 खींच लूं तो वो क्या है, वो है 4.75% ऑफ 40,000। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं अब कि ये वैल्यू हमारी है 5.3% ऑफ टोटल, तो ये वैल्यू जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, मैं लिख रहा हूं। 1900 दे दिया इसको तो बचा 1100 प्लस 4.75% ऑफ टोटल। इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस केस में मुझे 770 ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1100 प्लस 4.75% ऑफ टोटल जो है वो 5.3% ऑफ टोटल में 770 जोड़ के मैच करेगा, क्योंकि सेकंड केस में कह रहा है 770 ज्यादा है, तो मैं फर्स्ट केस में 770 जोड़ूंगा तब ये इक्वलाइज होगा। माइनस करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.55% मिलेगा टोटल का, और ये 1100 माइनस 700 600 530 बन रहा है। अभी ठीक है? 770 है ना पक्का? सेल्समैन रिसीव 770 मोर ऑन सेकंड कंडीशन। ऑलराइट, इज इट करेक्ट? अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 230 और एक 330 बनेगा, सॉरी 330। मामला सब कुछ ठीक है? अब यहां से अगर आप टी की वैल्यू निकालते हो तो 6 बार जाएगा। ओके, आई शुड से कि 600 बार जाएगा और फिर 2 जीरो और लग जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ गई 60,000। आंसर हो गया आपका डी। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया क्या हुआ इस सवाल में? ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। वहां पर मैंने एक गलती करी थी पिछली बार कि मैं 4.75% 3,000 का निकाल रहा था, जो कि गलत था। 40,000 तक की वैल्यू का 4.75% हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। In any given months, a man earns A% commission on first sale of 1,000, ठीक है, and on further sale he earns B% commission. If in 2 following months his sales are given, commissions are also given. Find the value of 10% of A plus B. अब देखो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। या तो इस सवाल को हम इक्वेशन बना के करें, जो कि बहुत सिंपली इक्वेशन बना के भी हो जाएगा। A% कमीशन 1,000 पे अगर है तो कितना कमीशन बनेगा? आपको होगा A/100 इंटू 1,000, जो कि होगा 10 टाइम्स A। आप मेंटली भी सोच सकते थे कि 1% इसका निकालोगे तो 2 जीरो कटेगा 10। 1% 10 है, तो A% हमारा सीधा 10 टाइम्स A, और जो आगे की सेल होगी उस पर उसको B% का कमीशन मिलेगा। ठीक, अब सेल दिया कितना है तुमको? 2850 का सेल दिया हुआ है, तो आगे की सेल कितनी है? 1850 की है। 1000 तक हो गया हिसाब किताब, 1850 की सेल और है। 1850 का 1% कितना होगा? 18.5, उस पर B% मिल रहा है, 18.5 इंटू B बनेगा। कमीशन टोटल यहां है 1150, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, टोटल सेल 4350 की है, तो 1000 की सेल तक 8%, बाकी 3350 की सेल पे B%। प्लस विल ऑल्सो गो लाइक 10A प्लस 3350 को हम क्या लिखेंगे? 33.5B। B/100 इंटू 3350, ये B/100 इंटू 1850, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहां पर आपका 1450 का टोटल कमीशन बना। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना है। ए को सीधे कैंसिल आउट करो, सब्ट्रैक्ट करो। 2 - 1 कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, माइनस किया, 33 में से 18 गया, 15B
इज इक्वल टू 300, बी की वैल्यू कितना होगी 20, बी निकल गया 28.5 है। राधे 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 राधे। देखो जरा इधर, 1000 के ऊपर के पैसे पे B% मिलेगा, घटाओगे 1000 की नहीं? तुम्हारी दुकान में कोई सेल्समैन आ जाए ना, सेल्समैन अमीर हो जाएगा, तुम धंधा बंद करवा दोगे। ठीक है, तुम कहोगे कि पापा तुम्हारे ये सेल्स की स्कीम समझाएंगे, तुम पहले A% कमीशन 1000 में दे दोगे, फिर टोटल सेल का B% पकड़ा दोगे, तो पापा शाम को आएंगे कंटाप बजाएंगे तुमको। क्या पढ़ा है? सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। ऑन फर्दर सेल, 1000 के ऊपर की जो सेल होगी उस पे B% मिलना है। तो जब 2850 की टोटल सेल है तो 1000 रुपए पे A%, बाकी 1850 पे B%। बी की वैल्यू 20 आ गई। अब ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू 20 रख दो, तो यहां मिलेगा 10A प्लस बी, जैसे तुमने 20 रखा और इससे मल्टीप्लाई किया, ये होगा 370 इज इक्वल टू 1150। प्रद्युम्न पढ़ लो यार, क्लास के अंत में हम खुद ही बता देंगे तुमको, जान क्यों खा रहे हो। ये वैल्यू हो गई आपकी 1150 में 370 घटा दो, 780। ए की वैल्यू कितनी हो गई 78, ए 78 आ गया, बी 20 आ गया। क्या पूछ रहे हैं? 10% ए प्लस बी का चाहिए मुझे। ए की वैल्यू कितनी है 78, बी की वैल्यू कितनी है 20, 98 का 10%, 98 बटा 10 होता है जो कि 9.8 होता है। ये एक तरीका है इस सवाल को करने का, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो। बस यहां पर एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सभी से, कि जब आपको यहां वैल्यू दिख रही है ना 2850, तो इसके दो कंपोनेंट है। क्या है? 1000 रुपए जिसपे लगेगा A%, दूसरा बाकी 1850 पे क्या लगेगा B%। अब मैं ये चाह रहा हूं बस इसको जल्दी से कैसे लिखें। 1% 1000 का होता है 10, तो जब मैं कहूंगा A% कितना होगा तो आप कहोगे सीधे 10A। इससे आप इक्वेशन जल्दी लिख पाओगे। आप कहोगे ये वैल्यू, लेटर से अगर इस पे हमें B% लगाना है, इसका 1% कितना हुआ 18.5 हुआ, तो अगर इस पे मुझे B% लगाना है तो B से गुणा कर देना है बस, 18.5 टाइम्स B। जल्दी से आप इक्वेशन लिखेंगे। फिर दूसरे केस में यही चीज क्या हो जाएगी 1000 और 3350, जब 4350 की सेल है, तुरंत आप कहोगे ये 1% 10 होगा तो 10A, 1% B का 33.5 होगा तो 33.5 B, और टोटल किया और सीधा कर। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन इजीली राइट योर आंसर। तो इक्वेशन बना के इस सवाल को करना है और कुछ नहीं करना है ज्यादा। इससे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा। मत लगाओ इससे ज्यादा दिमाग, इतना ही लगाओ इस सवाल में। ठीक है, इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। अब आते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे आने के पहले मेरे को आपको इलेक्शन की बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी। मैं सभी को बताने चाहता हूं कि मैं वोट को वोट बोलता हूं, और हर कोई मुझे क्लास में टोकता है कि आप वोट को वोट क्यों बोलते हो। पहले ही बोल देता हूं कि मैं बोलता हूं ऐसा। ठीक है, ऑलरेडी मुझे पता है, लेकिन लोग जताने आ जाते हैं, है ना। जैसे उनको लगता है मुझे पता ही नहीं ये बात, इतनी बड़ी बात कि मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें खराब है, वो आएंगे बताने तुरंत ही। आप वोट को वोट क्यों बोलते हो, पहले ही बता दिया मैंने इसलिए। ठीक है, मैं वोट बोलूं, वोट बोलूं, वोट बोलूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें समझना है बस, है ना। तो बस ध्यान से सुनना। तो देखो क्या है, इलेक्शन का मामला समझ लो पहले क्या होता है। यहां पर होगा टोटल वोट्स बोलेंगे इसको, या इसको बोलेंगे लिस्टेड वोट्स, या इसको बोलेंगे वोटर लिस्ट, ऐसे करके तरह तरह के नाम देंगे इसके। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर इसमें क्या क्या होता है इसको समझाते हैं। फिर इसमें भी तरह तरह की वैरायटीज होती हैं। हाँ, जैसे एक वैरायटी ऐसी होती है कि जितने भी लोग हैं इसमें कई आलसी लोग होते हैं जो जाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं जाएंगे वोट देने। देखा है आपने कि नहीं, सुबह उठेंगे अनमोटिवेटेड, तो उसमें होता है डिड नॉट वोट, नहीं दिया उन्होंने, मत का अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक, दूसरी जो वैरायटी है वो जाती है, कहती है भाई चलो दे आते हैं, मतदान करना है, बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग, सुबह से उठ के तैयार हो जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं मत देने, इनको हम बोलते हैं वोट कास्टेड, यानी जो मत पड़े। ठीक है, इनको बोलते हैं वोट कास्टेड। अब इसमें क्या होता है कि पहले का जो जमाना था जिसमें आपने देखा हो, या इवन अभी जो प्रधानी के इलेक्शंस होते हैं वो भी होता है स्टाम्प लगाते हैं, जाके पर्चे पे स्टाम्प लगाते हैं। तो कई बार लोग दो खाने में स्टाम्प लगा देते हैं, जैसे ऐसा होता नहीं कि यहाँ पर ऐसे चुनाव चिन्ह बने होते हैं, यहाँ इमली बनी है, यहाँ साइकिल बनी है, हाँ? ठीक है, अब वो हमारे यहाँ जाके स्टाम्प ठोक दिए, दोनों में आधा आधा, तो उसको इनवैलिड वोट बोला जाता है। इनवैलिड, दो खानों में अगर आपने मार दिया मोहर तो वो इनवैलिड हो जाता है। अब इनवैलिड के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे मत वैलिड है, उसको बोलते हैं वैलिड वोट्स। ये जो वैलिड यानी वैध मत जो होते हैं, वैध मत, ये अवैध मत होते हैं। कास्टेड का मतलब है जितने वोट दिए गए, वोट पोल्ड भी इनको बोलते हैं, जितने पोल हुए।
ठीक है, कितना मतदान हुआ। अब इनवैलिड वोट्स में से जो है इसका बंटवारा होता है, और जो आपका लेट्स से अगर दो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट 1, यूजुअली दो कैंडिडेट पे ही क्वेश्चन आता है, कैंडिडेट 2, ठीक है, इनको वैलिड वोट्स में से वोट मिलता है। हार जीत के अंतर की बात करें तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं विन और लॉस मार्जिन, डिपेंडिंग ऑन कैसे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। भाई हारे वाले की बात करेंगे तो कहेंगे 100 वोट से हार गया, जीते वाले को बोलेंगे 100 वोट से जीत गया। दिस इज द होल ट्री ऑफ हाउ इट वर्क्स। क्या पढ़ रहे हैं ये अंकित, ये आ गया लड़का, देखो मुझे पता है ना, इतनी भटकती आत्मा है ना ये, कि पूछ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। ये ना इलेक्शन लड़वाने की तैयारी चल रही तुम्हारे को, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ मैं पूरी, तुम्हारा ही इंतजार था, कहाँ हो तुम, है ना। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, है ना, अंकित को जिताना है इस बार। तो देखो कैसे कैसे हमारी प्लानिंग चल रही है बूथ लेवल पे, ध्यान से देखना ठीक है तो समझ में आ रहा है सभी को। अब देखना यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये ट्री जो है ना, ये पूरा फ्लो है, सवाल बनेगा इसी ट्री पे बेस्ड होगा। बट थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी, छोटी सी बात समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। लेटस से मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 100 टोटल वोट्स हैं, जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मान लेते हैं कि 20 ने कहा कि हम नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे। मतदान कितने लोगों ने किया? 80 लोगों ने किया। इन 80 में से 20 लोगों ने क्या कहा कि भाई हमारा अवैध मत दिया इन्होंने, तो 60 लोगों ने क्या किया? वैध मत दिया। 60 वैध मतों में से मान लेते हैं कि जो जीता है उसको मिले हैं 40 और जो हारा है उसको मिले हैं 20। दैट्स द सिंपल स्टोरी, अगर मैं नंबर ऑफ वोट्स लिख दूं। बट एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इसमें थोड़ी चालाकी करता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के उसके पास दो तरीके हैं। मैंने 100 से शुरुआत की, जहां पर 100 मेरा क्या है? टोटल वोट्स। तो ये अब मैं बोल सकता हूं कि 100 के बेस पर ही 20% है, ये 80% है, राइट। अब देखना यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या बोलेगा। अगर मैं इस 80 को बेस मान लूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जितने, इसको दो तरीके से मैं बोल सकता हूं। एक कि मैं कहूं कि जितने टोटल वोट्स वोटर लिस्ट में हैं उसका 20% इनवैलिड था, एक तरीका यह है, तो ये 20% कहलाएगा। अगर मैं बेस क्या लूं, ओरिजिनल बेस ले लूं, तो मैं क्या कहूंगा कि 20% टोटल वोट्स का वोटर लिस्ट में से इनवैलिड चला गया। तो इस परसेंटेज, इस परसेंटेज का बेस सेम है, तो मैं कहूंगा 80 - 20, ये 60% ओरिजिनल वोटर लिस्ट का वैलिड वोट्स है। फिर मैं कहूंगा कि भाई ये 40 जो लिखा हुआ है इसको समझो, ये 40 कहूं मैं 40% टोटल वोट्स का वोटर लिस्ट में से, ओके, मान लेते हैं कि कैंडिडेट 1 को मिला, तो 20% किसका? इस टोटल वोट्स का कैंडिडेट 2 को गया। यहां जितने परसेंटेज लिखे उनका बेस क्या है? इनिशियल जो टोटल वोट्स थे। ऑलराइट, समझ में आएगा नहीं? वो बेस है, सारे सबका बेस क्या है? क्योंकि हर एक एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 20 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 80 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी 20 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी 60 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी 40 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मेरी 20 है। ये नंबर ऑफ वोट्स हैं, लेकिन इनको परसेंटेज में जब मैं रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि मैं बेस क्या रखूं। तो मैंने यहां पर जब बेस टोटल वोट्स रखा शुरुआत में, तो ये परसेंटेज है। अब देखो ये कहानी कैसे पलट सकती है। मैं इसी डेटा को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ये जो वोट कास्टेड हैं, मैं बोलूंगा आपको कि जितने वोट्स पड़े उसमें से, मतलब मैं इसको बेस बना रहा हूं, यहां मैं लाल लाल लिख रहा हूं कि ये लाल वाला बेस है, ये कलर बेस है मान लिया मेरा। अब इस बेस पे कैसे कहानी बदल गई? मैं कहूंगा कि मान लिया इसमें से 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, इस बेस पर वो कितना होगा? 25% इनवैलिड गया। तो मैं कहूंगा जितने वोट पोल हुए उसका 25% इनवैलिड गया। दोनों सेम बातें बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं 80 का 25% ही 20 होता है, और ये कह रहा है कि यही 20 इस 100 का 20% है, तो ये 25% कहलाएगा। और फिर ये क्या कहलाएगा? उसी का 75% हो गया। इस बेस पे ये 75% है, लेकिन टोटल के बेस पे यही परसेंट है 60% था। फिर आप आओगे और कहानी बदलोगे, आप कहोगे वैलिड वोट के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बेस मान के इस 40 को रिप्रेजेंट करूं अगर, तो मैं कहूंगा कि कैंडिडेट 1 और जो कैंडिडेट 2 है हमारा, इस कैंडिडेट 1 को कितना मत मिला? इसका 2/3 मिला है। तो इसके बेस पे अगर मैं लिखूं ग्रीन वाले पे, तो मैं कहूंगा इसको 66 2/3%। तो आप कहोगे वैध मतों में से, वैलिड वोट्स में से 66 2/3% वोट किसको गया? कैंडिडेट 1 को गया। तो कैंडिडेट 2 को कितना गया? 33 1/3%। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, जब सवाल अच्छे होंगे तो वहां बेस क्या है यही महत्वपूर्ण होता है, बाकी सवाल में कोई दम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें बेस जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये कैंडिडेट 1 को जो वोट मिले हैं 40% बोल सकता है टोटल वोट्स का। इवन आपको वोट कास्टेड के बेस में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो 40 क्या होगा? इस वोट कास्टेड का 50% है। देखो
अगर मैं वोट कास्टेड के बेस पे इसको लिखना चाहूं तो ये 50% वोट मिले हैं इसको, 40 इस बेस पे ये 50% है, यहां 20 है, 20 इस बेस पे 25% है कि नहीं है? यस। और देखो ये कलर यहां 75 था, और देखो इसी कलर पे टोटल 75 बन रहा है। ये कलर यहां व्हाइट वाला 60 है, तो व्हाइट वाले कलर पे 40-20 का सम 60 बनेगा, लेकिन ग्रीन वाले पे टोटल 100% बन रहा है क्योंकि तुमने इसी को बेस माना है। तो ग्रीन अपने आप का खुद का 100% होता है, ठीक है। जैसे यहां जाओ, ये 80% है इसका, तो देखो 20 और 60 मिला के 80 हुआ, लेकिन यहां 25-75 का सम करोगे 100 बनेगा क्योंकि ये खुद के बेस पे 100% है। दैट्स इट। इलेक्शन में यही चीज है जो आपको समझनी है, बेस, कि बेस क्या यूज किया गया है, उसी पे थोड़ा ख्याल भी करना है। बाकी सवालों में कुछ दम नहीं होता है, बाकी सवाल फर्जी होता है। तो ये ट्री अगर समझ में आ गई कि भाई सेम डेटा को हम अलग अलग बेस पे अलग अलग परसेंटेज वैल्यू लिख सकते हैं, तो यही तो ध्यान रखना है हमको, बेस क्या है हमारा, ठीक है, समझे कि नहीं? परसेंटेज को बेस पसंद है तो हमें बेस खोजना है, बस बेस क्या है हमारा। तो जैसे ही देखा इलेक्शन का सवाल, बोलना परसेंटेज को बेस पसंद है और पूछना कि भैया बेस क्या है, बेस पूछोगे हो जाएगा सवाल, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े? यस, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं 75 क्वेश्चन पे, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। कह रहा है कि इलेक्शन में कैंडिडेट ने 56.25% वोट्स सिक्योर किए, मिले इसको, और इलेक्शन को वो 2800 मतों से जीता। अब देखो इस सवाल में कहीं कुछ बात नहीं की गई कि कितने वोट्स थे, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। तो कह रहा है जितने वोट पड़े हैं, कोई अनवैलिड वोट्स की बात नहीं कहेगी, इनवैलिड की कुछ नहीं। तो कुल मिला के आपको कहना कि भाई हमारा एक वेरिएबल नंबर ऑफ वोट्स, मे बी वोट्स पोल्ड, उसमें इनवैलिड कुछ नहीं है, उसका 56.25% एक कैंडिडेट को गया है और वो 2800 मतों से जीता है। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो समझाऊंगा मैं आपको भी। देखो जिस बेस पर, लेट्स से यहां पर हमारे पास कुछ वोट्स दिए हुए हैं जिनका बंटवारा हमें दो लोगों में करना है, दो लोगों में हमें इसका बंटवारा करना है, तो ये वोट्स का टोटल 100% होगा जिनका बंटवारा दो लोगों में होना है। इज इट 100%? यस। अब समझते हैं, अगर मैं मिडिल पॉइंट एग्जैक्ट ले लूं तो दोनों क्या होंगे, 50-50 होंगे। अब जीतने वाला क्या होगा, 50 से ज्यादा लेके जाएगा, मान लिया यहां चला गया, 50 से इतना आगे चला गया, हारने वाले को 50 से उतना ही पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टोटल 100 रहेगा नहीं। आप समझो, जब दोनों 50-50 पे होंगे तो मिडिल पॉइंट पे दोनों बैलेंस्ड होंगे। एक 50 से जितना आगे जाएगा, दूसरा 50 से उतना ही पीछे जाए, तभी तभी तो बैलेंसिंग हो पाएगी सर, 100 टोटल हो पाएगा। क्योंकि एक अगर 50 प्लस एक्स चला गया तो दूसरे को 50 माइनस एक्स जाना पड़ेगा, तभी टोटल 100 रहेगा, वरना 100% मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसका फायदा कैसे होता है? इसका फायदा ऐसे होता है कि जैसे मुझे एक कैंडिडेट का परसेंटेज दिया हुआ है, जितने वोट पड़े उसमें से इसको इतना मिला, और बाकी कोई इनवैलिड वगैरह का कोई केस है नहीं, तो आप कहोगे ये अगर 50 से 6.25% आगे गया है तो दूसरा 6.25% पीछे गया होगा। तो बेसिकली होता क्या है, इससे हम सीधे विनिंग मार्जिन लिख सकते हैं कि जो हमारा विनिंग मार्जिन है, कितने प्रतिशत वोटों से या मतों से जीता है ये, वो 50 से कितना आगे गया उसका 2 गुना कर लो, 12.5% हो गया सीधे। आपको ये नहीं लिखना है कि 156.25 है, फिर आप लिखोगे 100 माइनस 56.25, ये टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर घटाओ, नो, सीधे देखो 50 से कितना ऊपर है, डबल कर लो, 12.5% हो गया, यही वैल्यू 2800 के बराबर है। और ये किसका है? वही जो वोट्स दो लोगों में बटे हैं। ये 1/8 होता है, आपको पता है। तो अगर मैं 100% निकालने जाऊं तो मैं इस वैल्यू को 8 से गुणा कर दूंगा। 2800 को मुझे क्या करना है, 8 से गुणा कर देना है। 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, 22400 मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना आप कि विनिंग मार्जिन इज नथिंग बट 50 का जितना ऊपर है उसी का डबल। तो आपको वो अंतर जो है लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इलेक्शन हुआ, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डीएमके एंड एनसीपी। डीएमके के 14% ज्यादा वोट हैं एनसीपी से, और आपको बताना है कि एनसीपी को अगर इतना मिला तो डिफरेंस क्या है दोनों पार्टीज के बीच में। दोनों के बीच में अंतर दिया हुआ है 14% का, ठीक है, क्लियर? अंतर ही दिया ना 14% का। अंतर का मतलब समझ लो कि एक 57% होगा, एक 43% होगा, यही मतलब होगा कि नहीं होगा? मेंटली विजुलाइज करो, दो लोग हैं, सारा वोट उन्हीं दोनों लोगों में बटा है, 14% का अगर अंतर है तो वो टाइमलाइन जरा विजुलाइज करो, एक साथ आगे गया होगा, एक साथ पीछे गया होगा, तो एक 57 होगा, एक 43 होगा। तो एनसीपी हारा है, ये 43% होगा, यही वैल्यू 559000 दिए, 000 लिखेंगे नहीं, क्यों लिखें? सब में 000 मौजूद है, लगा लेंगे बाद में। आपसे पूछा गया है कि अंतर क्या है, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 7% की वैल्यू, ठीक है, 7% या 14%? 14% की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितना आंसर है? आंसर है सी। ये भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैसे बताएं? आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। यार 43 दिया, अंतर 14% का है, 1/3 करो जरा इसका,
लगभग 1/3 करना जरा, 1/3 करोगे तुम्हें दिख रहा है लगभग 14% मिलेगा, इसका भी 1/3 करो, 18 3 54, लगभग इतना है। अब ये 14 से थोड़ा ज्यादा आएगा, एक्चुअली 14.33% है, तो ये जो वैल्यू आई है ये भी थोड़ा ज्यादा आई है। आप कहोगे थोड़ा कम, थोड़ा कम, यही आंसर हो सकता है, बस थोड़ा कम। 186 से कम एक ही आंसर है, सी, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। नो एक्चुअल डिवीजन रिक्वायर्ड, नो एक्चुअल डिवीजन रिक्वायर्ड, इज इट? नो, हो गया भाई, हमें 43% की वैल्यू थी, हमें 14% निकालना है, हो गया सवाल। अब टाइम बर्बाद करें थोड़ा सा, ठीक है कर लेते हैं। 1% आपका बनेगा 559 अपॉन 43, काटते हैं 43 1 जा 43, उसके बाद बचा 12, 3 बार जाओगे कट जाएगा, 1% 13 के बराबर हो गया। 14% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 14 इंटू 13 विच इज 182, और आपको पता है 3 जीरो हम खा के चल रहे हैं अपने पास, लग गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये कैसे लिखा 43%, अभी समझाया था, वही किया मैंने। टोटल 100% है, दो लोगों के बीच का अंतर 14% तभी हो सकता है जब एक 7% आगे हो 50 के और एक 7% पीछे हो, ये 50% है। टोटल 100 है अगर, तो एक जब 50 प्लस 7 होगा और एक 50 माइनस 7 होगा तभी टोटल 100 बनेगा। इसलिए हारने वाला यहां है 43% पे और जीतने वाला यहां पर है 53% पे। मैंने कहा मुझे इसकी वैल्यू 559 दी है, मुझे इनका अंतर जो कि 14% है वही निकालना है। क्वेश्चन ने बोला डिफरेंस बता दो। 50 और 46 में नहीं, इसमें तो भी 14% ले सकते हैं। इसमें से क्या मतलब है? टोटल मत यहां 100% ही तो होंगे ना बालक, क्योंकि कोई इनवैलिड का केस है ही नहीं यार, तो यही तो होगा ना, और क्या होगा? हाँ 53 नहीं 57 मतलब 57। हाँ जी, समझ में आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? दूसरा मेथड, काहे को दूसरा मेथड चाहिए तुमको? काहे चाहते हो कि मैं एक्स वगैरह लिखूं और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए? मतलब मैथ्स को मैं विजुअली पढ़ा रहा हूं उन सवालों को जिसको कोई विजुअली नहीं पढ़ाता, दिखा रहा हूं तुम्हें, देख लो, तुम देख ही नहीं लो। अगर नहीं हमें देखना नहीं, हमें वही एक्स वाला तरीका मान ली, ठीक है सर, जिंदगी उसमें सरल रहती है, खुश तो रहते हैं कम से कम एक्स के साथ, बगैर एक्स के कहां खुशी है ना? मतलब सब कुछ दिखा दिया तुमको, तब भी तुम्हें शांति नहीं है, है? सवाल दिखने लगता है तो लोग घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे इतना आसान सवाल कर... नहीं 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 नहीं, वो एक्स वाला ही ठीक है, थोड़ा लंबा रहेगा, जिंदगी में थोड़ा समस्याएं रहे, वरना तो सब समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी, तो बचेगा क्या लाइफ में? जीवन संघर्ष है, सुना है आपने कि नहीं? भाई तो फिलॉसफी है आपकी। ओके, ओनली वे यू कैन नॉट लर्न इट बीइंग एब्सेंट, इफ यू जस्ट क्लोज योर माइंड कि हमें सीखना ही नहीं है तो बात अलग है, वरना तुम्हें सब सिखा दिया मैंने 2 सवालों में, ये और ये दोनों में दोनों चीजें बता दी। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, एक इलेक्शन हुआ, 2 कैंडिडेट में 5% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना मत नहीं दिया, 10% ने कहा कि भाई उनका वोट या तो इनवैलिड है या नोटा में चला गया। विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 60% मत मिल रहे हैं उसके फेवर में और वो इलेक्शन जीत रहा है 17,271 मतों से। हमें बताना है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं। अभी इस सवाल में सब कुछ आ गया। तो देखो हम शुरुआत ऐसे करेंगे बेटा, मान लेते हैं 100 लोग हैं, मान लेते हैं पहले 100, यहां शुरू करेंगे रजिस्टर्ड, इसमें से 5 लोगों ने नहीं दिया, कितने लोगों ने वोट दिया? 95। अब 95 में 10% इनवैलिड जाना है, तुरंत ही आप कहोगे सर 10% दशमलव में चला जाएगा, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, दशमलव घटाने के लिए पहले सबको 10 से गुणा कर लेते हैं ताकि दशमलव में ना जाए। यहां से 95 इधर जाएगा, यहां कितना बचा? 855। अब समझना यहां पर, ये हमारा इनवैलिड वाला केस है, ये हमारा है एब्सेंट वाले हैं, नहीं गए, वोट ही देने नहीं गए। ये जो हमारे मत हैं ये हमारे वैलिड मत, वैलिड वोट्स हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको 60% मत मिले हैं उसके फेवर में। ओके, तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू के 60% की बात हो रही है, जो मत पड़े उसका 60% उसके फेवर में है, और मैं लिखूंगा नहीं इसको, क्योंकि जब इसको 60 मिले बेटा तो 50% से 10 आगे है, ये 50 से 10 पीछे होगा, मुझे तो इनका अंतर चाहिए ना, आई नीड द डिफरेंस। ऑल्दो यहां आसान है 60 40 20 लिखना, बट मैं कहूंगा ऐसे ही प्रैक्टिस करो कि 50 से 10 ज्यादा, एक 50 से 10 पीछे, तो 20% का अंतर हो गया इनके बीच में, और ये 20% किसका? इस बेस का, ये 100% हमारे लिए, फॉर दिस 60%, तो 20% वैलिड वोट्स, ये वी वैलिड, इसको लिखते हैं वी, ये वैल्यू मुझे दी है 17271। लेकिन डेटा में ध्यान से देखिएगा, डेटा में इसका मुझे 60% निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। पहले हम इस वैल्यू का निकालते हैं, 60% 3/5 होता है, तो लिख लेते हैं 3/5 इंटू 855।
क्या ये लिखेंगे? नहीं, हमें तो अंतर निकालना है। तो अंतर हमारा जो होगा वो तो होगा 1/5, 20% ही होगा ना, इंटू 855, 17,171। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 171। टोटल ओवरऑल अगर बात करें वैल्यू की, तो ये जो वैल्यू हुई, जो अंतर हुआ, ये 171 के बराबर होगा। तो 171 यूनिट्स 17271 के बराबर है। ओके, अब अगर काटेंगे तो ये वैल्यू एक बार जाएगी तो 171 चला गया, फिर से 171 बचा, लेकिन वो जो 171 बचा उसमें 7 उतर पाएगा? एक नहीं उतरेगा, 0 लिखना पड़ेगा, तो वो भी उतर जाएगा, तो एक बार और चला गया, 101 टाइम्स हो गया। अब एक यूनिट हमने 101 के बराबर ले लिया यहां पर, इसको यूज करके एक यूनिट 101 के बराबर है। कितने वोटर्स हैं? 1000, तो ये वैल्यू हो गई 171,000। नहीं 101 आया ना, सॉरी, ठीक है, 101 आया, तो 101,000 आपकी वैल्यू हो गई। अच्छा, अब किसी ने एक सवाल किया है कि सर 60% का बेस क्या है? देखो, जब वो बोलेगा टोटल का है तो वो लिख के बताएगा कि मैं 60% टोटल का हूं, तो वो लिखेगा कि जो विनर जीता है उसको 60% रजिस्टर्ड वोटर्स का मिला है, तब उसका बेस इनिशियल होगा। लेट से उसको लिखना हो कि 60% उसका है जितने लोगों ने वोट किया, सिर्फ वैलिड इनवैलिड छोड़ो, तो लिखेगा कि ये 60% किसका है? जिन लोगों ने मत किया। लेकिन जब उसने कुछ नहीं बोला है तो क्या कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले हैं उसके फेवर में। किसका? वैलिड वोट्स का, जो इमीडिएट प्रेडिसेसर है उस बेस का। ऑब्वियसली अगर वो कोई और बेस की बात करेगा बालक, तो वो लिखेगा, दे विल राइट इट, 60% 950 का है, 60% 1000 का है। अदरवाइज तो मैं तो भाई प्रीसीडिंग जो वैल्यू है उसी की बेस का मान के चलूंगा, नेचुरल है। क्लियर है कि नहीं? समझे बेटा कि नहीं? 171 कैसे आया? ये जो वैल्यू दी है इसका 60% एक को मिल गया, इसका 40% दूसरे को मिल गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ? 20% हुआ। 20% 1/5 होता है, 1/5 855 का निकाला, तो इनका अंतर 171 यूनिट आ गया। ये देखो, क्लियर हुआ? यस, 78। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इतने प्रतिशत लोगों ने मतदान नहीं किया, जिसमें से 240 इनवैलिड हो गए। विनर को 60% मिला वैलिड वोट्स का। यहां लिख भी दिया कि 60% वैलिड वोट्स। अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी ये मानते। वो कह रहा है 3200 मतों से जीता। आपको बताना है नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट क्या है। 2 कैंडिडेट हैं, इतने लोगों ने मत नहीं दिए। अब जितने लोगों ने दिए उसमें से भी 240 इनवैलिड हो गए। तो कहानी देखो क्या शुरू हो रही है। मैं पहले लेकिन एक चीज करता हूं, सबसे पहले इस सवाल में हम वैलिड वोट्स निकाल सकते हैं। पहले इसको निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कह रहा है इसका 60% एक को मिला, 40 दूसरे को मिला, अंतर क्या होगा? 20% होगा। ये जो 20% है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3200। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 16,000 आएगी। ये 16,000 क्या है? यही वैलिड वोट्स मेरे 16,000। आगे सवाल में जो कहानी दी है वो समझते हैं। 22.22% क्या है आपका? 2/9 है। तो मैं बोल देता हूं कि 9, मान लिया मेरे टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 9, इसमें से 2 लोग नहीं दे रहे हैं मत, 7 लोग दे रहे हैं। अब उन 7 लोगों में से, मतलब आई शुड नॉट राइट इवन 7, आई शुड राइट इज 9x 2x और 7x, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट आप ऐसे लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। 16,000 अगर वैलिड वोट्स हैं और 240 इनवैलिड थे, तो इनवैलिड्स, इस वैलिड में अगर मैं इनवैलिड जोड़ दूं, ये अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या ये वैल्यू वोट्स पोल्ड हो जाएगी? यस। ये तो एब्सेंट लोग हैं, इनवैलिड मुझे दिया है, तो मैं अगर वैलिड और इनवैलिड को जोड़ दूं, तो ये जो 7 यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? 16 240 को। यस, मैं इसको काटूं 7 से, 7 दूनी 14, 2 16, 7 3 21, 1 7 दूनी 14, 2320 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। यस, तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर तुम्हारे 9 है, तो आंसर क्या होगा? 9 इंटू 2320, ये मेरा आंसर है। $2880 बी। हम इस क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, बिकॉज अगर 22.22% लोगों ने मत नहीं दिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू हमारी होती है 22.22% की, वो 2/9 होती है। 22.22% इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2/9।
इसलिए मैंने शुरू में रजिस्टर्ड वोटर्स को 9 माना और बोला 2 लोगों ने मत नहीं दिया तो 7 लोगों ने मत दिया, वोट दिया। 77 को इस तरीके से कर सकते थे क्या? 77 में वैलिड इनवैलिड था कुछ? उसमें इसकी जरूरत पड़ी नहीं आपको, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, सीधे आके गुणा कर दिया वहां पर। हम यहां पर अलग तरीके से चल रहे हैं, ऑलराइट, क्योंकि यहां पर वैलिड वोट्स की संख्या हमें मालूम है। ओके, क्लियर? मिस्टर सैनी जी पढ़ लो, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, अभी आप क्या कर रहे हो? ओके, हर चीज की चिंता का एक समय होता है, बेसमय चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? होता क्या है कि हम हर बात को इतना बड़ा बना के देखने लगते हैं अपने आप में कि जो समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए उस समय का भी आप नुकसान कर दे रहे हो। अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, विषय यही होना चाहिए बस फिलहाल, ठीक है? एब्सेंट 2 यूनिट कैसे? अरे बालक, 22.22% लोगों ने अगर वोट नहीं दिया है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/9 होती है। तो अगर 9 मैं मान रहा हूं कि मेरे रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो 2 लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया ना मत में, हो गया ना? ओके, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 79। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स के बीच में समीर को 60% मिलते हैं टोटल वैलिड वोट्स का। इतने टोटल वोट्स हैं, 30% जो टोटल वोट्स के हैं वो इनवैलिड है। तो बताना है आमिर को कितने मत मिले। 2 कैंडिडेट हैं, एक समीर है एक आमिर है, तो टोटल वैलिड वोट्स का 40% किसको गया होगा? आमिर को गया होगा। हम वैलिड वोट्स अगर निकाल लें तो आमिर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप कहोगे 7550 हमारे पास है। अगर मैं इनवैलिड की बात करूं, 30% है तो वैलिड कितना होगा? 70%। इसका 70% निकालते हैं। इसका 10% 755 है, 70% निकाल लो। 7 इंटू 755 है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 × 38, 7 × 7 = 49 और 3 × 52, 5285। ओके, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं बिकॉज जो कमेंट है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। मैंने पहली क्लास ली थी तो आपको क्या बोला था? मैं लिख रहा हूं, उस बात को बस ध्यान से सुन लेना। अर्जुना बैच में 5 सूत्र दिए थे मैंने। याद है ये बात? क्या बोला था मैंने? You always bet on yourself, that's it. Nobody is going to listen any excuse you are going to make to them. Therefore please do not waste your time, please please please. आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपकी उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत है क्या? नहीं। So you'll find your way in any given condition, you will find your way। and आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि भाई मेरा जो सिलेक्शन है वो मेरी जिम्मेदारी है, 100%, नॉट इवन 1% एनीबडी एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अगर आप 1% जिम्मेदारी भी किसी और के ऊपर डाल के बैठे हो तो वो तुम्हारा एक्सक्यूज बन सकता है, ठीक है? क्लियर और नॉट? समझे कि नहीं? इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूं, ये लाइन इसलिए रिपीट करता हूं सो दैट जब भी आप मिसगाइड हो तो आप समस्या का समाधान खोजें। योर सिलेक्शन इज 100% योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब किसी चीज की जिम्मेदारी खुद तुम्हारे ऊपर है तो तुम भाग नहीं सकते हो ना, फिर तो तुम उसका समाधान खोजोगे, तुम अपना टाइम बर्बाद तो नहीं करोगे, ठीक है? बस यही कह के मैं वापस आता हूं और पढ़ाना शुरू करता हूं। 5285 आपकी वैल्यू है, 70% की वैल्यू आ गई। दीपक क्या चाहते हो? अभी भी ना पढ़ाऊं मैं, चला जाऊं यहां से, चाय पी के आऊं? ठीक है। तुम लोग अगर इतना बोल दोगे तो मुझे भी सोचना पड़ेगा यार, मैं तो सोच नहीं रहा था ऐसा, बट तुम लोग इतना बोल रहे हो, अब क्या करूं? भेज दूं? लगाऊं फोन अभी? मतलब कोई कुछ ना भी करना चाह रहे हो तो तुम पीछे पड़ के करा दो, समझे कि नहीं? उसके दिमाग में डाल दो ये बात। मैं खुशी से पढ़ा रहा हूँ सुबह से यार, पीछे पड़े लोग। जैसे नहीं, कोई आदमी शादी नहीं कर रहा, शादी करोगे कि नहीं करोगे? शादी क्या कहते, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, इतना परेशान किए घर वाले, सुबह शाम पूछते रहते हैं, चलो कर लेते हैं। ठीक, तो प्लीज पढ़ लें। 5285 70% कैलकुलेट करते हैं। अब ये आ गया। अब मुझे इस वैल्यू का 60% किसको देना है? समीर को, और 40% देना है आमिर को। तो मुझे इसका निकालना है 2/5, 40% ऑफ 5285। करें? 5 × 5, 5 × 25, 5 × 7 = 35।
ये हो गया आपका 2114, आंसर हो गया सी। अब मैं आपको ये एक तरीका इस सवाल को करने का है, और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका बता दूं। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये हो सकता था कि आपने कहा 30% इनवैलिड हो गया, हुआ, ठीक है, 70% हमारा वैलिड मत है। ध्यान से देखना, अब इस 70 का 60% एक को जा रहा है और इस 70 का 40 एक को जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर मैं बेस इसी को मान के चलूं जो कि 100% है, जिसपे ये 70 लिखा हुआ है, 70 का 40 कितना बनेगा, 28%। अब जब मैं 28% लिख रहा हूं तो ध्यान देना, ये 28% का बेस यही है, तो मुझे सिर्फ ये निकालना है 28% ऑफ 7550, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है कि नहीं? आई कैन राइट नाउ दिस वैल्यू इज दिस 28% ऑफ 7500 प्लस 50। अब ये जो वैल्यू है 7500, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 2800। वही याद है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। प्रोडक्ट में जीरो उरो सब इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 28 के साथ 2 जीरो लगा दिया, 75 के साथ परसेंटेज लगा दिया, 3/4 हो गया। प्लस दूसरी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50% ऑफ 28, 28% ऑफ 50 इज 50% ऑफ 28। अब देखो ये वैल्यू कितनी आई, 4 7 28, 700, 7 इंटू 3 कितना हो गया 2100, प्लस 50% 28 का आधा हो गया 14। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2114। 2114 इज ऑप्शन सी। हो गया, ऐसे भी हो गया। तो अगर आपकी बेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इमीडिएट कन्वर्जन करो ही मत। 100 बोलो 30 गया, 70 बचा, 70 का 40, 28%। अब इसमें बेस इनिशियली है 28%, इसका निकाल लेते हैं, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, 10% वोटर्स वर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट्स, 300 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। विनर को कितना मिला, 60% वोट्स के मिले ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड 1/900 वोट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। वैलिड वोट्स की संख्या हमें निकालनी है। अब यहां पर बहुत क्लियर लिखा है कि ये जो 60% है ये वोटिंग लिस्ट का 60% है। इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास 100 लोग हैं मान लिया, यहां पर 10 ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान किया, 90 लोगों ने मतदान किया। परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बात कर रहा हूं, 300 मत इनवैलिड हो गए। और ऐसे लिखते हैं, फिर इसको परसेंटेज लगाना पड़ेगा बिकॉज बीच में जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। इसमें से 300 इनवैलिड हो गया, ये वैल्यू कितनी बची आपकी, 90% माइनस 300। ये हमारे वैलिड मत हैं। इनमें से एक आदमी को मिल रहा है 60%। किसका, ये टोटल बेस पे सब चल रहा है। दूसरे को कितना मिलेगा बता सकते हो, 30% माइनस 300 मिलेगा, ताकि टोटल 90% माइनस 300 रहे। अब इन दोनों का अगर मैं अंतर कैलकुलेट करूंगा, दिस माइनस दिस, तो वो वैल्यू मिलेगी मुझे 30% प्लस 300। डिफरेंस निकाला मैंने, विनर माइनस लूजर। ये वैल्यू क्वेश्चन में 900 के बराबर दिया कि विनिंग 900 मतों से हो रही है। तो 30% की वैल्यू कितनी आ रही है, 600। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। वैलिड मत निकालने, मुझे ये निकालना है 90% माइनस 300 कितना होगा, 90% निकालिए आप, 1800। 1800 में 300 घटा दो, 1500। 60% वोटिंग लिस्ट है ना, हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने भी। यहां देखो जितने बेस हैं, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, सबका बेस शुरुआत का है। इसीलिए सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। 100 10 90 100, ये 90 90 माइनस 300 मिला लो, कितना बना 90। फिर इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है, ये एवरी परसेंटेज का बेस यहां पर टोटल ही लेके चल रहे हैं। उसी के बेसिस पे मैंने सारा डिवीजन कर दिया, क्योंकि लास्ट में मुझे क्या रखना है, टोटल पे रखना है। 30% माइनस 300 समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया भैया, ये तुम्हारे टोटल वैलिड वोट्स हैं, इसमें से 60 इसको दे दिया तुमने, और ये जो 60 है इसका बेस क्या है, यही है। ये जो 90 है इसका बेस भी क्या है, यही है। तो अब तो सिंपल अरिथमेटिक चलेगी भाई, कि मेरे पास इतना रुपया था, इसमें इतना रुपया चला गया, कितना बचा, इतना, इतना प्लस इतना, इतना के बराबर होना चाहिए। कहां प्लस हो रहा है, अरे तुम्हारी जेब में 90% माइनस 300 रुपए हैं, 2 लोगों में बांटना है, बांटोगे कैसे बांटोगे, कि टोटल उतना ही रहना। हो गया ना क्लियर, ठीक है भैया, आगे बढ़े। आसान सा प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा। 81वां सवाल देखिए, 81। एक जनरल इलेक्शन में कंपनी के 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, पोस्ट है जीएम की। जीएम से याद है मैच में क्या चल रहा है यार, प्रगनंदा और वो क्या चल रहा है, देख ही लेते हैं। तुम तो सवाल लगा रहा चुपचाप, चल रहा है मैच अभी। ओहो, इट्स क्वाइट लॉन्ग मैच।
ड्रॉ अभी हुआ नहीं है ना, कि हो गया? अच्छा, मैग्नस वर्सेस प्राग वाज अ ड्रॉ, टाई ब्रेक्स टुमारो। वाओ, ये तो बस सही है, टाई ब्रेक समझ आएगा। प्रगा इज रियली गुड, ब्लैक पीस से ड्रॉ करा लिया तो मजेदार है फिर तो। कल भी ड्रॉ हुआ था, आज भी ड्रॉ हो गया, तो अभी टाई ब्रेक में जाएगा। टाई ब्रेक में क्या होता है, तेज मैच होता है, बहुत मजा आता है। वो स्लो वाला गेम नहीं कि बैठे सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तेज मैच होगा, एंड ही इज गुड, प्रगा इज गुड इन दैट। मैग्नस इज ऑल्सो रियली गुड, प्रगा इज ऑल्सो रियली गुड, तो मजा आएगा कल के मैच में। ओके, चेस का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप, फीडे वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ जी, चेस देखते नहीं हो तो पता नहीं, नियम कानून पता होगा, तब वो बचपन की तरह चेस नहीं, बचपन में हम लोग चेस खेलते थे, कुछ भी करते थे, मतलब ऐसे चलते थे ना, ऐसे कि रुक उठाया हाथी, अस्त्रों से मारा, तो रास्ते में जितने आते थे सब मर जाते थे। अलग ही नियम बनाया था हम लोगों ने। यूजुअली क्या होता है, आप मारोगे तो पहला जहां मारा आपने वहां रुक जाता है पीस, हमारा रुकता ही नहीं था। हमारा ऐसे था, मारा सड़क, दो रास्ते में आए, रुक और पॉन, वो गया, फिर पूरा ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल साफ, राजा रानी कुछ बचे ही नहीं, पॉन पॉन से लड़ रहे हैं। ठीक है। बहुत मजा आता था। हाँ जी, चलो, 14.27% वोटर्स ने वोट नहीं दिया है, 12.5% वोट्स इनवैलिड हो गए, और विनर को 70% वैलिड वोट का मिला, और वो 7200 मतों से जीत गया। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स कितने, अब देखो ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर को वैलिड वोट का 70% मिला और वो 7200 वोटों से जीता। तो वैलिड वोट्स का 70% का क्या मतलब है? ओके, वैलिड वोट्स का 70% अगर इसको गया तो हारने वाले को 30 गया, या ऐसे करो 50 से 20 ज्यादा, तो 20 दूना 40% हो गया। अरे ये कौन है? अरे भैया कौन हो? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? यार मैं क्लास में हूँ, क्लास में हो गया, ठीक है, आराम से बात करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहां क्या हुआ, 70, 40%। अब 40% जो है वैलिड वोट्स का किसके बराबर है? 7200 के बराबर है, ये तो हुआ मतलब। तो हम वैलिड वोट्स निकाल रहे हैं, 40% 2/5 होता है, तो ये 5/2 हो गया, या आप ऐसे डिवाइड कर लो, कट गया, 4 से काटते हैं, 4 के नम 4, 4 8 32, 180, 18,000 वैलिड वोट्स हमारे 18,000 हो गए। ठीक है, पहली बात, तो ये जो कहानी थी यहां इसके आगे वो हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता लग गया कि हमारे वैलिड वोट्स की संख्या 18,000 है। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कहानी है। कह रहा है 14.2/7% वोटर्स ने मतदान नहीं किया, जो कि 1/7 है। फिर उसमें से कह रहा है कि जो जो 6/7 लोग कर रहे हैं, उसमें से उसका 1/8 इनवैलिड है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहेंगे, हम मान लेते हैं शुरू में 56 मत है, क्योंकि 8 और 7 56 होता है। अब हम कहेंगे 1/7, यानी 8 लोग नहीं करेंगे वोट, कोई बात नहीं, मत करो। 48 लोगों ने वोट दिया, इन 48 लोगों में से यहां पर 1/8 इनवैलिड है, यानी 6 वोट्स हमारे इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए? 42, ये हमारे वैलिड हो गए। इज इट ट्रू और नॉट? होप द एंटायर स्टोरी इज लिटिल लिटिल क्लियर टू यू ऑल। अब हमें जो निकालना है बेटा, वो समझना क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वोटर लिस्ट में है कितने। तो देखो, ये 42 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है, और मुझे 56 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो आप सीधा ये लिखो कि 42 यूनिट की वैल्यू मुझे 18,000 दी है, और मुझे 56 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो मजेदार बात क्या है, आप कहोगे ये 42 से 56 14 बढ़ाना है, 14 बढ़ाने का मतलब 1/3 बढ़ाना है, यहाँ भी 1/3 बढ़ा दो, 1/3 का मतलब 6,000 बढ़ जाएगा, 24,000 आ गई वैल्यू, 24,000। आप रेशियो में लिख लो कि 42 से 56 है, रेशियो क्या है, 42 रेशियो 56 लिखेंगे, 14 3 42, 14 चौके 56 आ गया। आप कहोगे मुझे 3 यूनिट दिया है, 4 यूनिट निकालना है, निकल के 24,000 आपका वैल्यू निकलना है। ठीक है, क्लियर और नॉट? यस, सब कितने लोगों को समझ में आया? यस। 40% कैसे आया? किसका 40%? 40 कब बोला मैंने? अच्छा वो, अरे बालक, एक को वैलिड वोट का 70% मिला। बेसिक क्लियर करो, परसेंटेज का बता रहा हूं मैं, बेसिक से ही लटक रहे हो तुम। 70% अगर एक को वैलिड वोट का मिला, तो दूसरे को कितना मिला? 30% मिला। अंतर क्या है? 40% है। जीता उसको 70 मिला, हारा उसको 30 मिला होगा, तो अंतर 40 ही होगा ना, किसका? वैलिड वोट्स का। तुमने 700 बेस मान लिया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 700 बेस मानने के बजाय मैंने माना, समझ रहे हो क्यों माना है 56? इसलिए माना है क्योंकि 1/7 भी आ रहा है और 1/8 भी आ रहा है आगे। तो अगर 7 और 8 दोनों आ रहे हैं नीचे, नीचे 1/7 1/8, 7 8 56 हो गया। ओके, इसलिए 56 मान लो, ज्यादा आसान है। क्यों हम 700 मान रहे हैं? 8 का क्या करोगे? अभी 8 के बारे में तो पता ही नहीं तुमको।
700 से बात बन सकती है, बट फिर भी लॉजिकली आप 56 एज्यूम करो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 82। वैसे एक इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट हैं जिसमें 20% वोटर वोट नहीं करेंगे, 120 वोट्स हमारे इनवैलिड हो जाएंगे। विनिंग कैंडिडेट 41% वोट लेके टोटल वोटर्स का वोटर लिस्ट में, और इस तरह से 200 वोट्स ज्यादा मिलेंगे अपोनेंट को। आपको बताना है वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट इज व्हाट परसेंट करना। प्रगति जी करें 1/7 1/8 कहां से आया? प्रगति जी पहले सवाल ठीक से पढ़िए दोबारा, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और तमीज से पढ़िए। ठीक है, 1/7 14 2/7 की वैल्यू है परसेंटेज में, 12 1/5% की वैल्यू 1/8 है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 20% ने मत नहीं दिए, 120 वोट्स इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट 41% टोटल वोटर्स का मिल रहा है इसको वोटर लिस्ट पे, और वो 200 मतों से जीतता है अपने ओपोनेंट से। वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट इज व्हाट परसेंट ऑफ वोट कास्टेड। बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, इसको बहुत तमीज से लिखना पड़ेगा वरना होगा नहीं। तो हमने कहा देखो ये वैल्यू हमने कहा मान लेते हैं 100% है टोटल, इसमें से 20% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। वैलिड कितना हुआ आपका? 80%। ओके, 2 टाइम्स बताइए, क्यों 2 टाइम्स बताएंगे? 2 टाइम्स नहीं बताएंगे, एक ही बार बताएंगे हम, समझा समझा के, और फिर आपको पूछना पड़ेगा कि कहां दिक्कत है। तो ये वैलिड ओट्स हुए या ओट्स पोल्ड हुए? यहां लिख दे रहा हूं, ये ओट्स पोल्ड है, इतने ओट्स पड़े, ओट्स पोल्ड। इसके बाद देखिए इसमें से भी इनवैलिड ओट्स गए हैं भैया, कितने? 120 ओट्स इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास यहां जो वैल्यू बनी, ये बनी 80% माइनस 120 की। ठीक, ये क्या है? ये हमारे वैलिड ओट्स हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं वैलिड ओट्स, वैलिड ओट्स हो गए। अब इन वैलिड ओट्स की कहानी क्या कह रहा है? इसमें से 41% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स, ये टोटल वोटर्स हमारे, तो इसी के बेस पे मुझे यहाँ 41% लिख के दिया गया है, और यहाँ जितने परसेंटेज में लिखे हैं ये परसेंटेज का बेस यही है, ये परसेंटेज का बेस यही है, इस परसेंटेज का बेस भी यही है, क्योंकि टोटल ये मिल रहा है अभी तक। तो मैंने बेस डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ ये 41% ये लेके गया, ये कितना लेके जाएगा? आप कहोगे एक तो यहाँ 80 दिख रहा है मुझे, तो ये 39 होगा ताकि 80 बने, माइनस 120 भी होगा ताकि टोटल जो है, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनको मिला के टोटल कितना मिले? इसके बराबर मिले। ठीक, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 200 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर जरा लिखोगे, इन दोनों के बीच का अंतर है 41%, मैं लिख रहा हूं 41% माइनस 39% माइनस 120, और ये जो वैल्यू हमारे साथ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये वैल्यू, इसका अंतर निकालोगे आएगा 2% प्लस 120 इज इक्वल टू 200। यहां से 2% की वैल्यू कितनी है? 80। तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंगली, चुपचाप बस ऐसे रुक जाओ। अब कई लोग लग जाएंगे कि टोटल वोट निकाल लेते हैं, नहीं निकालेंगे। पूछा क्या है इसने? डिफीटेड कैंडिडेट ये है, ये इसके वोट्स का परसेंटेज मुझे इसके बेस पे निकालना है। वोट्स कास्टेड, पोल्ड या कास्टेड एक ही बात होती है। तो मेरा बेस बेसिकली ये 80% है। अब न्यूमरेटर देखो, मैं 120 में परसेंटेज की वैल्यू रख दूं तो क्या दिक्कत है? अगर 80 2% है तो 120 3% होगा, तो 39 में 3 घटा दो, यहां 36 आ जाएगा। मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। वोट्स ऑफ डिफीटेड कैंडिडेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट कास्टेड, इस रेशियो का परसेंटेज मुझे निकालना है। 100 से गुणा कर लो, वैल्यू हो गई 36 इंटू 5/4, 4 9 36, 9 बचे 45%। तो यहां पर जो भी लोग जाएंगे अभी टोटल वोट निकाल लेंगे, 2% 80 आ गया, 1% 40 आ गया, 4000 हो गया, 4000 के बाद ये वैल्यू हमारी 80% हो गया, 4000 के बाद ये 3200 आ गया, ये 3200 आ गया, 3200 आने के बाद 39 इंटू 40 रखेंगे। क्यों टाइम वेस्ट करना है? आपको रेशियो निकालना है। जब सारे परसेंटेज का बेस चल रहा है सेम, तो क्यों ना इस 120 की परसेंटेज वैल्यू निकाली जाए, रादर देन कि हम यहां पर इसका टोटल निकालें फिर इसका टोटल निकालें। हम 120 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 3% आएगा, 39 में घटाया 36 बना। अब ये 36% 80% में परसेंटेज कट जाएगा, 36/80। अब 12 से काट लेते, 12 3 सॉरी 12 कर रहा हूं, 12 से मत काटो कौन सी 4 से काट लो, 4 9 36, और 4 से काटोगे 20, 9/20 आया, 1/20 5 होता है, 9 बचे 45% हो गया आपका। ठीक, तो ये सवाल 5 बार रिवाइज करना ताकि आपको समझ में आए कि हर बार जो है टोटल वोट्स नहीं निकालने होते हैं। हमें कन्वर्जन टूल मिल गया परसेंटेज का नंबर से, तो नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, आसान हो गया आपके लिए, कि जल्दी हो गया, समय बच गया। वरना बाकी लोग बैठ के 80% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 39% की वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस, दिस इज नॉट ए टेक्निक, दिस इज सिंपली दैट वी डू नॉट नो हाउ टू सी, दैट्स इट। हम परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट क्यों करते हैं हर बार? वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दीपक ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इस लड़के की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि इसने कल की एक बात जो मैंने बताई थी उसको यहां पर ये यूटिलाइज कर पाया। ये कह रहा है सर कल ही तो आपने बोला था कि 360/8 की वैल्यू 45 होती है, तो यहां क्या है 36/80 तो लिखा हुआ है। दसमलव का ख्याल हम रखते नहीं है, बदतमीज लोग हैं, तो सीधे 45 लिख देंगे। अच्छी बात है, यही तो करना है आपको।
रिलेट कर करके पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, आपके कैलकुलेशन में और टाइम बचेगा। 45 आप सीधा जाके लगा दोगे, ठीक है। वी नेवर केयर अबाउट डेसिमल, डू वी? नो, हम लोग ही नहीं कि परसेंटेज के बारे में देखते हैं, दशमलव भी नहीं देखते हैं। 36/80 देखना हमारे लिए काफी है ये बोलने के कि वैल्यू 360/8 के आसपास वाली होगी। 45 लगा तो दशमलव का ख्याल कौन रखता है? कोई नहीं। हो गया आंसर। वैसे भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? 83वां सवाल देखो, 83। ओके, 3 एम्प्लॉइज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक के प्रोग्राम में। विनिंग कैंडिडेट को 53.5% मत मिले। डिफरेंस जो टोटल वोट्स पुल्ड नहीं होगा, पोल्ड होगा बाय अदर 2 कैंडिडेट्स वो 19.5%। इफ द वोट्स पोल्ड बाय द लीस्ट रैंक होल्डर वाज 2700, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ नो वोट्स वर इनवैलिड। तो यहां बात हो रही है कि भैया 3 लोग हैं, इन 3 लोगों की कहानी देखना। एक विनर है, एक लूजर है, और एक इनके बीच में ना हारा है, मतलब हारा तो वो भी है, ठीक है, बट वो ये जाके घर पे क्या बताएगा? वो ये थोड़ा ना बताएगा कि मैं, ये तो अल्टीमेट लूजर हुआ, 2 लोगों से हार गया। एक होगा जो कहेगा हम उसको हरा के आए, ठीक है। इसको मिडिल बोल देते हैं। हारा तो ये भी एम बोलते हैं इसको बेचारे को, ठीक है। इसकी इसकी परिस्थिति काफी गंभीर है। हारा है लेकिन अंदर अंदर खुश भी है कि इससे ज्यादा पाया। ये हो गया। अब मुझे पता है इन दोनों का टोटल 46.5 का है। इन दोनों में आपस में ये दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय अदर 2 कैंडिडेट इज 19.5%। तो m प्लस एल की जो वैल्यू है वो 46.5% है, m माइनस एल की वैल्यू 19.5% है। यहां डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से m और l की अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लीस्ट रैंक होल्डर की वैल्यू मुझे दी है। तो मैं लीस्ट l की वैल्यू निकालना चाहता हूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2l बनेगा। ये वैल्यू बनी 46.5 माइनस 19.5, ठीक है। और ये हो गया आपका 27। एल की वैल्यू आ गई 27/2 यानी 13.5, ठीक। तो एल की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, एम निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर। अब यही जो वैल्यू है मुझे दी हुई है, टोटल वैल्यू 2700 के बराबर, इसकी वैल्यू सबसे कम पाने वाली की। एम इज द वन हु इज नॉट द लीस्ट, ठीक है। लीस्ट एल को मैंने बोला, 13.5 वाला लीस्ट हो गया। ओके, अच्छा एग्जाम में हमेशा निकाल के देख लेना। वैसे हम ज्यादा ही आएगा एल से, क्योंकि एम प्लस एल माइनस एल हमने पॉजिटिव लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से 100% अगर आप निकालोगे, 100% का मतलब एल की वैल्यू, एक मिनट, या टोटल आएगा 100% से, 100% से यहाँ टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये जो बेस है ये बेस टोटल का है। तो 2700 है, तो आप कहोगे करेंगे ऐसे ही, तो 2 बनेगा, 200 बनेगा, 200 के आगे 2 जीरो लगा दो। वैसे भी हम 2 देख के आंसर लगाने वाले आदमी हैं, ठीक है। बस जीरो क्यों गिनना, कितने, बी करेक्ट होगा। 20,000 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 84वां सवाल देखो। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक इलेक्शन में कंटेस्ट किया। सारे जो वोट्स पोल थे वो वैलिड निकले। अरशद को 35% मिला टोटल वोट्स का। फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। भावनाएं समझते हैं इसकी, ठीक है। ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। Arshad got 35% of total votes. For every 35 votes, Chamanlal got 14 votes. Let's understand. So, Arshad कितना पा रहे हैं? 35%। चमनलाल के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी है कि हर 35 मतों में चमनलाल जी को 14 मत मिल जाते हैं। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 40%। ओके, मदनवा पूछ रहा है लड़का, मदन, बुरा मत आना मदनवा बोल रहा हूं तो, प्यार से ही बोलते हैं सर, कि क्या PYQ है? मुझे भी नहीं पता बेटा, क्योंकि अगर PYQ हो तो क्या पता मैं ज्यादा इज्जत ना दूं उसको, इसलिए मैं लिखवाता नहीं हूं, ताकि मैं हर सवाल को बराबर इज्जत दूं। यही सोच के करूं कि ये सब सवाल सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है अपनी टीम को कि कोई सवाल PYQ होगा भी तो लिखना मत कि PYQ है, ठीक है। वरना क्या होता है, सवालों में एक लेबल लगाने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, आपका दिमाग कैटेगराइज हो जाता है। अब एक जगह लेवल लगा होगा, फिर तुम यही बटे रहोगे कि अच्छा ये PYQ क्यों नहीं है, तो ये कहाँ का है? वो जूते वाली कहानी ना, दूसरा जूता कहाँ है, अटक जाओगे तुम। फिर तुम पूछोगे मुझसे कि सर ये कैट का सवाल तो नहीं है, जहां लेबल नहीं लगा होगा, फिर पंगा फंस जाएगा। इसलिए लेबल नहीं होने चाहिए, ऑल सेम। जैसे स्कूल में नहीं बोलते सबका ड्रेस कोड सेम होना चाहिए, नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है यार, ड्रेस कोड सेम होना चाहिए। लेकिन हम आज तक ऐसे स्कूल में नहीं पढ़े जहां ड्रेस कोड हो। ड्रेस कोड नहीं होता है तो फिर पैसे वाले लोग अपना वो दिखाने लगते हैं यार, ब्रांडेड कपड़े पहन के आने लगेंगे, ये वो पीटर इंग्लैंड, और पता नहीं हमारे लिवाइस वाइस बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहनते थे, और हम लोग वो कूटन्स वाले लोग बड़ी मुश्किल से जीन्स खरीदते थे। बड़ा बुरा लगता था यार,
लगता था कि ये ड्रेस कोड कितनी सही चीज होती है। हाँ जी, तो इसका देखो 40 हो गया, अमन जी चेक जी। 35 40 कितना हुआ, 4 3 7 75 और ये हो गया 25%। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन जीता? चमन साहब जीत गए। वाह। कौन सबसे कम वोट पाया, लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स? जगजीत जी। इनका अंतर कितना है? 15%। कह रहा है जो सबसे जीता है और जो सबसे कम पाया है उसका जो अंतर है ना वो 4950 है। यहां से 1% की वैल्यू निकालो, 15 3 45, 4 15 3 45, 330 आ गया। 100% पूछा है टोटल, 33 जीरो के आगे 2 जीरो और लगा दो, आंसर क्या हो गया आंटी? 1330000। दैट्स द आंसर। क्लियर हो गया सभी को? 84th। अब आते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है, कुछ नहीं है, फिर से परेशान नहीं होना बच्चा लोग। इसमें भी वही लाइन बनाओ और लाइन बना के सारे सवाल निपटा देंगे। एक एग्जाम होगा, इस एग्जाम में 100% मार्क्स होंगे, तो ये पूरी लाइन 100% को रिप्रेजेंट करेगी। फिर कहेंगे एक बच्चा फेल हो गया, पासिंग मार्क कहेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा जो भी है उससे 10-20 नंबर कम लाया, फेल हो गया, और 30% हमारे पासिंग मार्क थे। सॉरी, पासिंग जब कोई 30% लाया तो 20 नंबर कम लाया पासिंग मार्क से, ये हमारा पासिंग मार्क से 20 नंबर पीछे बना दो। फिर कोई कहेगा कोई बंदा ऐसा है जिसने 45% नंबर स्कोर किया है, ठीक है, और वो जो है पासिंग मार्क से दिया होगा कि वो लड़का पासिंग मार्क से 10 नंबर ज्यादा लेके आया। अब क्या करेंगे हम कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? 45% ये है, 30% ये है, तो अंतर कितना हो गया इनके बीच में? 10% का। और यही अंतर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 20 है और ये 10 है, 30 है। 10% 30 के बराबर हो गया, एक वैल्यू 1% क्या हो गई? 3 के बराबर हो गई। अब 1% 3 के बराबर होगा, मान लिया क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ पासिंग परसेंटेज क्या है। हाँ जी, अच्छा ये 15 होगा, हाँ सही करो यार, तो 15 ही होगा, तो ये 2 कर लेते हैं, 1% 2 के बराबर हो गया। अब कोई पूछे आपसे बताओ पासिंग मार्क परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे टोटल निकालेंगे, टोटल हमारा हो गया 200 नंबर, 200 के बाद फिर 30% निकालेंगे, 30% हो गया 60 नंबर, 60 में 20 जोड़ेंगे, पासिंग मार्क कितना आया? 80। फिर कहेंगे 80 200 का कितना परसेंट है? आप कहोगे 40%। ये सब हम नहीं करेंगे, बेवकूफी है। आप कहोगे 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? अगर 2 नंबर 1% के बराबर है तो 20 नंबर 10% के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस। 30 ऑलरेडी है, 10% जोड़ दो, 40% हो गया। जब मुझे परसेंटेज से मार्क का कन्वर्जन मिल गया है तो मैं क्यों टोटल निकाल के फिर परसेंटेज निकालूंगा? नहीं निकालूंगा। मुझे पता है भाई 1% 2 के बराबर है, और मुझे पता है मैं ऑलरेडी 30% पे खड़ा हूं, 20 आगे जाना है, तो परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 20 मतलब 10% जाना है, 10% जोड़ दूंगा, 30 10 40 हो गया मेरा। तो इंटेलिजेंस रखना है थोड़ा सा बस, ठीक है, दैट्स इट। बाकी कोई एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बाकी सवाल कर लेते हैं, जो भी वैरायटीज होती है कर ले। बढ़े आगे, कहो तो बढ़े। हाँ जी, तो कन्वर्जन टूल जब मिला कि 1% 2 के बराबर है, तो हमेशा परसेंटेज को नंबर में क्यों कन्वर्ट करेंगे हम? जहां जरूरत होगी वहां नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ताकत मिल गई मुझे, कन्वर्जन टूल मिल गया मुझे, ठीक है, अब उससे कन्वर्ट कर लेंगे। चलो 85वां सवाल देखो जरा। कह रहा एक इम्तिहान में एक स्टूडेंट को 237 नंबर मिले हैं, इतने परसेंटेज से फेल हो गया। मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे स्टूडेंट के अगर 34% नंबर चाहिए पास होने के लिए? तो somebody has got 237 marks, these many marks he has got, 2.4% नंबरों से फेल हुआ है वो। कैन यू टेल मी व्हाट शैल आई राइट इन द राइट हैंड साइड? क्या लिखूंगा? सोचो, सोच के बताओ। यार आज घूमना भूल गया, आरती जी ने सही याद दिलाया, सर आप घूम लीजिए। चलो आंसर इसका बताओ, सॉल्व करो। 34% is the passing mark. What is the maximum marks a candidate can get if it's required to get 34% marks to pass? 750 ओम प्रकाश जी ने निकाला है। 237 में 2.4% जोड़ेंगे 34 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो देखो यहाँ पर ये पासिंग मार्क है जो कि 34% है, इससे कोई 2.4% कम ला रहा है तो कितना ला रहा है? 31.6% ला रहा है। यही वैल्यू मेरी 237 के बराबर है। क्लियर? इज इट सो? अब क्या करना है मुझे? डिवाइड करना है, मेरे को आंसर मिल जाएगा। 1% की वैल्यू निकालना है,
तो 237 अपॉन 31.6 आ जाएगा. इफ आई गो एंड फिगर आउट 100%, दिस विल बी 237 डिवाइडेड, मतलब एक जीरो तो इसकी वजह से बढ़ेगा, 2 जीरो और आएगा, 316 आ गया. अब मुझे डिवाइड करना है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भाई 8 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा 7 बार ही. 8 बार जाएगा 24 हो जाएगा, आगे निकल जाएंगे. 7 बार ही जाएगा. आंसर तो बी के अलावा कुछ होगा ही नहीं, ज्यादा डिवाइड करने में पड़ना ही नहीं. बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन नॉट गो 8 टाइम्स, 7 टाइम्स ओनली. तो बी होगा. खैर डिवाइड करके देख लेते हैं यार. ये जो 316 है, अब देखो मजेदार बात, 7 बार तो तुम्हें दिख रहा है, और 7 के साथ 750 भी दिख रहा है, तो बस वेरीफाई करना है कि ये होगा कि नहीं होगा. तो आपको ये मालूम है कि अगर ये वैल्यू 3/4 आनी है, मान लिया, इसका क्या मतलब हुआ, इस वैल्यू का 3/4 ये होना चाहिए. करके देखो, 4 से काटे, 4 8 32 79, 79 to 3 करो जरा, 8 3 24, 237 आ रहा है. खत्म, कहानी खत्म. 3/4 से वेरीफाई हो रहा है कि ये वैल्यू 3/4 बन रही है. तो अल्टीमेटली 3000/4 हो गया, और 3000/4 कितना हुआ, 750 हो गया. 79 से कट रहा है, उस पर भी मैं आ रहा हूं. जब भी कोई ऐसे बड़े बड़े रेशियो बेटा दिखेंगे आपको जिंदगी में, घबराने का नहीं, इसको काटने का एक तरीका होता है. पहले ऐसे सेम ऑर्डर में लिख लो, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन अब बता रहा हूं मैं. अब जाहिर सी बात है, अगर आंसर इतना सिंपल सिंपल आ रहा है तो कैंसिलेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है. तो इनको काटने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि ये दोनों तो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, कैसे खोजोगे, कैसे कटेगा, इनका अंतर निकालो. और इनका अंतर बन रहा है 79. देखो अंतर से दोनों कट रहे हैं क्या. अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो इनके डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा. 79 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इससे कटेगा. अगर सिंप्लीफाई होना तो इससे कट जाएगा. देखो इसका 4 गुना, इसका 3 गुना. अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, 3000/4, विच इज 750. आंसर हो गया बी. क्लियर. तो जब भी कोई दो वैल्यूज मिले तुमको, बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, तो उनके अंतर को निकालो, और वो अंतर से या तो डायरेक्टली कटेंगे या उसके किसी फैक्टर से कटेंगे. बट 79 तो खुद एक प्राइम नंबर था, तो फैक्टर का तो सवाल ही नहीं उठता. सीधे काट के देखते हैं, और सिंप्लीफाई होना है तो कटेगा उससे. दैट्स योर आर्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉर दिस. 86वां सवाल देख लेते हैं. एक परीक्षा में स्टूडेंट को इतने प्रतिशत नंबर मिले, 45 नंबरों से फेल हो गया. दूसरा स्टूडेंट को 49% नंबर मिले और वो पास हो गया, 51 मार्क्स उसको ज्यादा मिले मिनिमम मार्क्स से. आपको बताना है पासिंग परसेंटेज कितना है, जैसा सवाल किया वैसा ही है. तो मैं आपको यहाँ कुछ लिख के दे रहा हूँ. 36.2% मार्क यहाँ हमारा पासिंग मार्क है, 45 नंबरों से फेल, और यहाँ हमारे 49% मार्क है, 51 नंबर ज्यादा. ठीक है. इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो यह है 12.8% इज इक्वल टू 96. क्लियर. दिस इज द वैल्यू. 12.8% 96 के बराबर है. हमें क्या करना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है. ओके. तो अभी हमें इसको किसी तरह सिंप्लीफाई करना है. तो आप कहोगे कि अगर मैं इसको 32 से काटूं, ये 32 इंटू 0.4 है, और ये 32 इंटू 3 है. ओके. तो ये 3 है, तो आप करो 0.4% इज इक्वल टू 3. मुझे यहां 45 की वैल्यू चाहिए, 15 से गुणा कर लेते हैं तो ये 6% बन जाएगा. तो ये दूरी मेरी 6% के बराबर हो गई. अब 36.2 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये 42.2% आ गया. यही मेरा पासिंग परसेंटेज है. आई नीड नॉट टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, नॉट एट ऑल. निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है. नहीं निकालेंगे, क्यों निकालें, टोटल मार्क्स की जरूरत ही नहीं निकालना. मैं सिंपली परसेंटेज और मार्क का कंपैरिजन दिया था, 32 से कट रहा था, काट दिया, 0.4 बनाया उधर, 3 बनाया इधर, फिर 15 से गुणा करके 45 बना लिया, और 15 से गुणा करके उधर 6% बन गया, 45 जाके वहां जोड़ दिया 6%, तो 42.2% हमारी वैल्यू आ गई. ठीक है, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 87. Okay. It is necessary to obtain 60% marks to pass an exam. Ram gets 10% less marks than passing mark, whose mark was 12.5% greater than Mohan's mark. If Sita gets itna percent less marks than Ram and Mohan, how much marks are obtained by Sita? अच्छा सवाल है, अजीब सा लग रहा है सवाल. 60% नंबर पासिंग मार्क है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए. पासिंग मार्क से 10% कम नंबर हैं, तो हमारा एक पासिंग मार्क है, मैं लिख रहा हूं यहां पासिंग मार्क है, इससे 10% कम नंबर किसके हैं, राम के. तो ये राम हो गया. whose mark is 12.5% greater than 12.5% greater than मोहन मार्क. यहां लिख दिया मैंने. सीता के नंबर राम और मोहन को अगर नंबर इनके दोनों के मिला लूं मैं,
राम और मोहन के नंबर मिला लूं तो सीता के नंबर 41 3/17% कम है। जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। 17 चौके 68, 680 और 17 के नाम 17, 697 और 3 700/17 हो गया ये परसेंटेज में, which will turn out to be 7/17 फ्रैक्शन में। ठीक है, 7/17 फ्रैक्शन में। तो काफी मजेदार सिनारियो है, बट घबराने का नहीं। मैं कहूंगा ये वैल्यू मान लेते हैं 8 है, तो क्या ये वैल्यू 9 होगी? 12.5% ज्यादा। क्या आर और एम को मिला लें, अगर टोटल करें, टोटल तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। यस, सही है सर? नो? यस। अब अगर मैं सीता के मार्क्स लिखूं, वो इससे 7/17 कम है कि नहीं? यस भाई, रेशियो 12.5% ज्यादा दिया है आरती जी। राम मोहन से 12.5% ज्यादा है, तो इसको 8 मानोगे तो 9 होगा। टोटल 17 होगा, और टोटल अगर 17 है उसमें से सीता के नंबर 7/17 कम कर लेते हैं, तो सीता के नंबर कितने हो गए? 10। अब मजेदार बात देखो, राम अगर 9 है और ये पासिंग मार्क से 10% पीछे है, दैन पासिंग मार्क 10% दैन पासिंग मार्क, बेस ये है हमारा, तो ये 10 होगा, तब ये 9 होगा। 10% कम हो गया। अब देखो, सीता के नंबर भी 10 आए, पासिंग मार्क भी 10 है, तो सीता के जो नंबर हैं वो क्या है? ग्रेटर देन पासिंग मार्क है? नहीं। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? नहीं। इक्वल टू पासिंग मार्क है? यस। तो आंसर हो गया सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, मस्त। ठीक है, वो 10 होगा तभी ये 9 होगा। 8 9 17 सॉल्व हो गया। ठीक है, 7/17 ये सीता के नंबर क्वेश्चन में दिया है कि राम और मोहन से 7/17 कम है, देयरफॉर सीता इज 10। ठीक है, 88 क्वेश्चन देखिए। नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक कैंडिडेट को 60% टोटल मार्क्स के चाहिए। कैंडिडेट 30% मार्क स्कोर करता है और 60 नंबरों से फेल हो जाता है। क्या है मैक्सिमम मार्क? बताओ। 30% 60 के बराबर 200 नंबर हो गया मैक्सिमम। आप कह रहे हो 30% स्कोर कर रहा है, 60 नंबरों से फेल हो रहा है, तो वो जो 30% कम पड़ रहे हैं वही 60 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो गया? इसका दुगना, 200। ठीक है, उस आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। एक इम्तिहान को पास करने के लिए कैंडिडेट को 35% नंबर चाहिए। सारे क्वेश्चंस के नंबर बराबर हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक कैंडिडेट जस्ट पास होता है, 14 क्वेश्चन करेक्ट करके, 21 उसने अटेम्प्ट किए थे। कितने क्वेश्चंस एग्जाम में थे बताओ? 35% उसको नंबर लाने हैं, और कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक कैंडिडेट 14 क्वेश्चन करेक्ट करके 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 14 उसके करेक्ट जाते हैं और वो पास हो जाता है। बताना है कितने क्वेश्चन एग्जाम में है? तो जाहिर सी बात है 14 क्वेश्चंस जो वो करेक्ट कर रहा है, ये 35% नंबर उसे दे रहे हैं, तभी वो पास हो रहा है। 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ये करेक्ट क्वेश्चन। तो वो 21 अटेम्प्ट कर रहा है, ये हमारे किसी काम का डेटा नहीं है। हमारे काम का डेटा है कि 14 क्वेश्चन जो वो करेक्ट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यही उसको 35% नंबर दे रहा है। सो हम यहां से निकाल सकते हैं 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 1/20 लिख के उधर गुणा कर दो, 40 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है, 40 क्वेश्चन इज आंसर। नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन हियर। ठीक, ये रहेगा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि एग्जाम में 1/20 पार्ट स्टूडेंट का सारे 5 सेक्शन अटेम्प्ट करता है। कोई एग्जाम है उसमें 5 सेक्शन है, 1/20 पार्ट कोई सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करेगा। कुछ लोग 4 करेंगे, कुछ लोग 1 करेंगे, कुछ लोग 3 करेंगे, कुछ लोग 2 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। एक ही जगह मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा दिया है, वो जो लोग 2 सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका डेटा दिया हुआ है, तो मुझे इसको रिलेट करके बताना है। तो देखो, मैं यहां लिखता हूं 0 सेक्शन वाला, 1 सेक्शन वाला, 2 सेक्शन वाला, 3 सेक्शन वाला, 4 सेक्शन वाला, 5 सेक्शन वाला। टोटल हमें पता है 100% लोग होने चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि 2 सेक्शन जो अटेम्प्ट कर रहा है, ये इसका डेटा मुझे 200 इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू दिया है। तो अगर परसेंटेज में इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा, इक्वेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं सारे 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले कितने लोग हैं? 1/20, 1/20 यानी 5%। 1/20 उसमें से कोई सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो वो भी 5% हो गया। ऑफ द रिमेनिंग 10 निकल गया, 90 बचा। 90 का 1/4 4 सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है, तो 90 का 1/4 होता है 22.5%। 90/2 45, 45 का आधा 22.5, 90 का 1/4 हो गया। और 90 का ही 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, उसी का 1/5 यानी 18%, वो एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है।
18% एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है। 24.5% स्टूडेंट 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 24.5% 3 सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इनका टोटल निकालो, जो बाकी बचेगा वो 2 सेक्शन वाला आदमी होगा। तो 24 और 22 46, आधा जोड़ के 47, 47 और 10 57, 57 और 18 कितना हो गया 75%। 75% सॉरी यहां तक टोटल हो चुका है, तो बाकी जो ये बचेगा ये 25 होगा। 25% 200 के बराबर है। 25% अगर 200 के बराबर है तो 1% हमारा 8 के बराबर है, 100% हमारा 800 के बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। दिस इज माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंड फॉर टुडे डाउट्स अगर हैं आज की क्लास से जुड़े तो पूछ लो। हाँ जी, ओके। विनायक जी ने कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, वाह जी, मुझे लगा कुछ लिखा होगा, डाउट है तो कुछ तो लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है। मनदीप जी कह रहे हैं कमीशन और बोनस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए या फिर स्किप करूं? ऐसा सवाल गलत है मनदीप। अगर आप सीजीएल 2024 की तैयारी करो और आप अभी से ये एटीट्यूड बना रहे हो कि मास्टर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको सीखने के बजाय तुम करो कि इसको स्किप करें क्या? अगर मुझे पता होगा कि ये टॉपिक स्किप करने वाला है तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मुझे जिस दिन मालूम चल गया कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बच्चों को बोल सकता हूं कि इसको स्किप करो, क्यों पढ़ाऊंगा उसको? हाँ जी, ऐसी बातें मत करो। अभी शुरुआत की है तुमने, इस तरह से काम करोगे तो कैसे होगा? छोटी सी बात सीखना ही नहीं चाह रहे हो, बुद्धि लेके क्या करोगे? हैं तुम कमीशन और बोनस को सीखना ही नहीं चाहते हो, सरेंडर। अर्जुन ऐसा नहीं होता है, छोटी सी बात समझने के पहले ही सरेंडर करने को तैयार है। ऐसा अर्जुन था क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एटीट्यूड सिर्फ एक होना चाहिए, सीखना है तो सीखना है बस, जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाएगा सब सीखेंगे। स्किप कर दूं एग्जाम नहीं निकलेगा बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। नीरज सर मैं न्यू हूं, आपसे कोर्स करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से लाइव स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम कहां पहुंच गए? प्रॉफिट एंड लॉस से लाइव स्टार्ट करूं? अच्छा ये बोलो अभी से करो, पहले पहले परसेंटेज खत्म करो, परसेंटेज से शुरुआत करो। जो भी क्लासेस हो गई उनको पहले कर लो अच्छे से, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ में आए। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा ना और परसेंटेज तुमने नहीं समझा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज से ही रिलेट करूंगा। सीआई से ही पढ़ाऊंगा, परसेंटेज से रिलेट करूंगा। तो यू नीड टू नो परसेंटेज फर्स्ट, पहले परसेंटेज सीख लो, बस इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कंग्रेचुलेशन सर फॉर चंद्रयान 3। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी भारतवासियों को कि हमारा चंद्रयान लैंडर जो है लैंड कर गया। और हमें ध्यान रहेगा जिंदगी भर ये चीज याद रखना कि क्लास की बिल्कुल शुरुआत हुई थी हमारी और तभी लैंडर जो है लैंड किया था, तो ये मेमोरी आपके साथ हो गई एक। ठीक है, ओके चलो ये सवाल देखते हैं। कमीशन वाले सवाल में प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। देव जी इस सवाल को तो हमने 2 बार एक्सप्लेन किया, एक बार घर पे अगर आप इसको ठीक से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कल एक बार फिर से पोस्ट मारना कि सर बहुत समझने की कोशिश की तब भी समझ में नहीं आया, ऐसा मत बोलना। ओके अभी नहीं, ये तो एक्सप्लेन कर दिया था, ये तो मैंने गलत लिख दिया था ना, ये बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने मनीष, है ना? ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी ये वाली बात में। आप बेस्ट पढ़ाते हो तो बट मेरे से नहीं हो रहा, बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, मुझ में कमी है, क्या करूँ? ये कमी होगी तो फर्जी बातें मत करो, इमोशनल ड्रामा बिल्कुल भी नहीं क्लास में। ठीक है, अब आप इसका जवाब ये चाह रहे हो कि मैं आपको बोलूँ कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा छोड़ो, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम्हें समझना है बस। 2 तरीके पढ़ने के हैं। एक तरीका बेटा चुपचाप फॉर्मूला पकड़ो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 पढ़ो जैसा बाकी लोग पढ़ाते हैं, जैसा किताबों में दिया है, उसमें कम तकलीफ होगी तुमको। बट क्या तुम उससे एक्सेलेंट बनोगे? क्या तुम्हें सोचने की क्षमता विकसित होगी? नहीं। सोचा तुमने बचपन से आज तक है ही नहीं है, क्योंकि मास्टरों ने सोचने दिया ही नहीं कभी। एजुकेशन सिस्टम में हमारे सोचने की क्षमता का विकास नहीं कराया जाता है। अब वो लड़ाई तुम्हें लड़नी है, या तो तुम हार मान लो कि हम फॉर्मूले को सरेंडर करने जा रहे हैं, हम तैयारी करेंगे भले ही हमारी तैयारी कितनी भी बेकार हो, हम इसी में खुश रहेंगे कि हमारे दिमाग पे इतना जोर नहीं पड़ रहा है, या फिर हम इस बार सही जगह आए हैं तो हम लड़के सीखेंगे। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपके समझ में ना आए, बशर्ते आप इस जज्बे के साथ पढ़ रहे हो कि हमको सीखना है। जिसका ये जज्बा होता है ना, वो दिल लगा के सीखने पे जोड़ देता है। मुझे अपने दिन याद आते हैं कि मुझे एक टाइम पे गणित में जब पहली बार देखना शुरू किया कि अरे गणित इतना इंटरेस्टिंग है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो मेरे को जोश आ गया, जुनून आ गया गणित पढ़ने का। और फिर तो यह है कि सीखना है, लेट समझ में आए चाहे जो, सीखेंगे, जुट जाते हैं चीजों पर। एटीट्यूड बदलिए आप। ओके, मदन जी कह रहे हैं आप बताते हो तो इजी लगता है, फिर हम हार्ड हो जाते हैं। होगा, ऑब्वियसली होगा। कभी कहीं भी चले जाओ और किसी तुम एक्सपर्ट से मिलो, वो जितनी फ्लुएंटली चीजें करेगा, समझ तो आप जाओगे, खुद करने बैठोगे हाथ पैर फूलने लगेंगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स दैट ट्रेनिंग, दैट प्रैक्टिस टू गेट इनटू दैट जोन। अब प्रॉब्लम क्या है, आप कंपैरिजन कहां कर रहे हो? आप अभी खड़े हो यहां और आप कंपैरिजन कर रहे हो हमसे जो हम यहां हैं।
सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी इसके लिए। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं रास्ता, उस रास्ते पे बेटा मेहनत करके चढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब आप खुद सवाल लगाओगे तो आप बनना यही चाहते हो, तुरंत तुरंत नहीं बनोगे, मेहनत करके ही बनोगे बस, और कुछ नहीं, और कोई तरीका ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो अदर वे आउट इन लाइफ। तो एक्सेलेंस पाने के लिए वो जो कला आपको दिख रही है कि जिस तरह से मैं सवाल लिखता हूं, जिस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूं, समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं आपको खोल खोल कर दिखा रहा हूं कि देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। बट देन आपको उसको अपने अंदर ढालने में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। इट इज नॉट गोना हैपन ओरली लाइक दैट कि आपने देखा बस वो लिखा और हो गया। एक स्विमिंग पूल में जाओ, कोच तैरता है, उसको देख के तुम तैरना नहीं सीखते हो, जो देखा और सीख गए। पानी में उतरोगे, फिर जो देखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तब भी तुरंत होगा नहीं, प्रैक्टिस लगती है उसके लिए। ठीक है, यहां देखो मैंने सिंपल सी बात बताई एक, कि पूरा जो सॉल्यूशन लिखा होता है उसका स्क्रीनशॉट लिया करो यार, ताकि मैं आपको ना बिना लिखे समझा पाऊं। 34% ये था, ये 2.4% से फेल हो गया, घटाया, 31.6% की वैल्यू 237 के बराबर आएगी। बाकी आगे सिर्फ कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दो। डॉली जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए परिणाम कभी भी ऐसे एक दिन में नहीं आता, क्योंकि एक दिन में आता तो फिर क्या पूछना होता। ओके, हाँ जी, लॉजिक दिमाग में ऐसे अपने आप कैसे बैठ जाएगा? आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बार बार सवालों में इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए आप। अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है, फाउंडेशन बैच है ये, फाउंडेशन बैच के बच्चे इतना जल्दी अगर घबराने लगेंगे तो क्या होगा? आपको दम लगा के लड़ना पड़ेगा, तब जाके इंप्रूवमेंट कहीं दिखेगा आगे। ठीक है, चलो जा रहे हैं, कल मिलेंगे, बाय।